डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड जैसा कि पता है कि डेली बाइट्स के बहुत सारे ओपन सेशन और वेबिनार मीट होते हैं। किसी भी कैंडिडेट को इसको ज्वाइन करने के लिए, अगर कल को आप इस सेशन को यूट्यूब पर देख रहे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह मिल जाएगा। तो अब तो इन मीटिंग लिंक्स को डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है, सो दैट आप इजीली ज्वाइन करके अपने जो भी डाउट एंड क्वेरीज हैं उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। बेस्ट यही रहता है कि हम वेबिनार मीट में ज्वाइन करके डाउट एंड क्वेरी को सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर इट्स टू नॉइजी, आप इधर उधर चीजें ढूंढते रहोगे और बहुत क्लियर कट क्लैरिटी नहीं मिलती है। ऑल्सो प्रिपरेशन से पहले जो एक बेसिक बात हम लोगों को समझ में आना चाहिए, हर वक्त ना किसी भी समय जो आप प्रिपरेशन के लिए कोई सा भी एग्जाम का प्रिपरेशन का आप तैयारी के बारे में सोच रहे हो, तो उस प्रिपरेशन के तैयारी को लेकर उस एग्जाम को टारगेट करने से पहले ना बहुत सारे अलग अलग फेजेस होते हैं। उस फेज में आपको वही काम करना चाहिए जो ज़रूरत हो। उदाहरण के तौर पर ऐसा नहीं है कि 1 साल के बच्चे को तुम 2 रोटी और सब्जी खिलाने लगोगे, उसको बाद दूध का बॉटल ही चाहिए, उसके उस उम्र में वही रिक्वायर्ड है। और कोई व्यक्ति 35 साल का है तो ऐसा नहीं है कि भाई उसके मुंह में तुम दूध का बॉटल लगा दोगे कि अच्छा भूख लग रहा है तो रोटी सब्जी के तुम दूध का बॉटल ही लगा लो। तो कहने का मतलब कि हर चीज़ का एक टाइम है। तो जब आप प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहला चीज़ जो माइंड में आना चाहिए कि अच्छा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं सोच रहा हूँ। क्या उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन का तरीका है, क्या सेम तरीका है जो दूसरी यूनिवर्सिटी में है? क्या अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन लेना है तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर एडुकेशन के फील्ड का हम कोई भी डिग्री ले रहे हैं, लेट से बीएड का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड करने जा रहे हैं तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड की न्यूनतम अर्हता, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, जो कुछ भी क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया है, क्या सेम क्राइटेरिया बीएचयू के लिए भी लागू होता है? क्या सेम क्राइटेरिया जामिया के लिए भी लागू होता है? तो कहने का मतलब है ना कि आप देखिए कि आप प्रिपरेशन की किस फेज पर खड़े हो। तो अगर आप बहुत बेसिक फेज पर खड़े हो तो सबसे पहले तो आपको यही सोचना चाहिए कि हमको कितनी यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करना है। दूसरा चीज़ फिर आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हमको ये देखना होगा कि भाई उनका पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस क्या है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है सेम पेपर स्ट्रक्चर क्या आईपी यूनिवर्सिटी में फॉलो होता है? सेम पेपर स्ट्रक्चर क्या जामिया में भी फॉलो होता है? तो हमको पेपर स्ट्रक्चर भी देखना होगा। पेपर स्ट्रक्चर देखने के साथ हमको सिलेबस भी देखना पड़ेगा। क्या सेम सिलेबस फॉलो होता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बीएड में एडमिशन में फॉलो हो रहा है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में फॉलो हो रहा है, जो बीएचयू में फॉलो हो रहा है, जो डीयू में फॉलो हो रहा है? क्या सेम सिलेबस जो है एनसीईआरटी आरआईई के बीएड में भी फॉलो हो रहा है? ये बातें इसलिए समझना जरूरी है कि क्योंकि ये जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं सब के सब डिग्री बीएड का ही दे रही हैं। वैल्यू उन सब का सेम है कल को आप जॉब करने जाओगे तो। लेकिन पॉइंट ये है कि आज एडमिशन लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको आपको टारगेट करना है, क्या पेपर स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्योंकि सबके लिए ये क्राइटेरिया अलग अलग होता है। सबके लिए क्राइटेरिया अलग अलग होता है। जैसे रिसेंटली डेली बाइट्स पर यह बताया गया कि भाई 30 दिसंबर से आईपी बीएड का प्रिपरेशन क्लास शुरू होगा। तो किसी बच्चे ने क्या लिख के भेजा कि सर आई थिंक ये आईपी बीएड ने यूपी बीएड होना चाहिए। मतलब उसको ये लग रहा था कि हैंडलर ने मतलब यू की जगह गलती से आई लिख दिया है। ठीक है, उसको ये लग रहा है कि हैंडलर ने यू की जगह गलती से आई लिख दिया है। तो आप समझ रहे हो, इस तरह का बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग जो है लैक नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना होगा कि भाई मैं रहता कहाँ हूँ। अगर मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ तो मेरे प्रायोरिटीज़ अलग हैं कंपेयर टू कोई पता चले हरियाणा के पंचकुला में रहता है, और कोई पता चला जो है क्या कहते हैं बिहार में अररिया में रहता है, और कोई झारखंड में पता चला रांची से आ रहा है, कोई यूपी में पता चला सोनभद्र से आ रहा है। तो आपको ये भी देखना होगा कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या बीएड जैसी डिग्री के लिए पैन इंडिया ट्रेवल करना या फिर इंडिया के किसी भी कोने में जाकर बीएड करना क्या वाजिब रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब भी देखने की ज़रूरत है। ऐसा थोड़ी ना है कि अब मान लो दिल्ली में रहते हैं या मेरा घर लखनऊ में है, अब हमको बीएड में एडमिशन कहाँ मिल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लेट से मेरे को बीएड में एडमिशन मिल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं कर्नाटक में जाऊँगा बीएड करने। ठीक है, फिर तो मुझे देखने की ज़रूरत ये भी है कि मेरे को बीएड में एडमिशन कहाँ पर मिल रहा है। तो ये सब भी आपको प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को अपने सेट करना होगा। अलॉन्ग विद दिस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीएड एंट्रेंस एग्जाम। किसी भी कैंडिडेट को करियर में आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये बात समझिए कि डिग्री किसी भी नौकरी की गारंटी नहीं है,
और एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट जितना डिग्री लेने में 3-5 और तिकड़म करता है, उतना वो स्किल लेने के लिए नहीं करता है। और है क्या, डिग्री लेने के लिए जितना आप 3-5 तिकड़म और जितना मेहनत करते हो, उससे कम मेहनत में आप कोई भी नया स्किल सीख जाओगे, और वो नया स्किल ज़्यादा इजीली, ज़्यादा गारंटीड, ज़्यादा हायर सैलरी पर आपको जॉब प्रोवाइड कर देगा कंपेयर टू डिग्री। क्योंकि देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं इसी टीचिंग के फील्ड में, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत पॉपुलर टीचर हैं, करोड़ों कमाते हैं, और उनके पास टीचर एजुकेशन के फील्ड का कोई डिग्री नहीं है। और बहुत सारे लोग क्या है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, साथ में नेट जेआरएफ भी पास हैं, बीएड भी कर लिया अब उन्होंने, उसके बाद भी उनका कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना तो कहीं जो बुनियादी चीज़ वो लैक करते हैं, स्किल की अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। तो हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि हमारा स्किल इंप्रूव हो। और इन द ईयर 2025 दिल्ली बाइट्स की पूरी कोशिश रहेगी कि हम स्टूडेंट्स को केवल और केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के लिए ना प्रिपेयर करें, केवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए ना प्रिपेयर करें, हम स्टूडेंट्स को स्किल भी देने की कोशिश करें। एंड आप सबका भी कोशिश यही होना चाहिए कि 2025 ईयर में आप टारगेट लेकर चलिए अपने माइंड में कि कितना ज़्यादा हम अपने अंदर नया नया स्किल या हुनर सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिग्री के लिए जो आप परेशान थे या डिग्री के लिए जो दौड़ में लगे वो नहीं लगे रहना है। डिग्री के साथ साथ आपको कंटिन्यूअसली ये कोशिश होना चाहिए कि जो तमाम स्किल्स हैं वो भी हम अपने अंदर ऐड करें। जो मिलेनियल चाइल्ड्स थे वो तो मान लो सरकारी नौकरी के लिए परेशान रहते ही थे। इसमें सबसे ज़्यादा दुख की बात है जो जेनजीज हैं, जो 2000 के बाद भी बॉर्न है, वो भी इक्वली गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान है, बिकॉज ऑफ वन रीज़न, क्योंकि कैंडिडेट्स को भी समझ में नहीं आता है कि हम ग्रेजुएशन कर लिए, बीएड कर लिए, एमए कर लिए, अब सरकारी नौकरी की तैयारी ना करें तो क्या करें। उनको भी बात समझ में नहीं आती है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप प्लान बना रहे हो गलत है, जो आप कर रहे हो उसको आप करिए, लेकिन सस्टेन्ड वे में आप ये टारगेट रखिए कि हमें कंटिन्यूअसली नए स्किल को सीखना है। एंड खास करके इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन द एज ऑफ इंटरनेट, फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ चुकी है कंपेयर टू लास्ट 20 ईयर्स। तो जो भी नए कैंडिडेट्स हैं उनको पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने स्किल पर काम करें। दो ये सेशन उस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है, यहाँ पर हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन 2025 ईयर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि दिल्ली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का सेशन बहुत ही बेहतर, पॉलिश्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में और बहुत स्किल के साथ, बहुत नए नए चीज़ों के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रोवाइडेड इट्स नॉट अबाउट दिल्ली बाइट्स, कहीं भी आप जा रहे हो आपके अंदर कंटिन्यूअसली एक बात जो ये होनी चाहिए कि मुझे सेल्फ पर 2 पैसा इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट इसलिए करना है क्योंकि बहुत कुछ है जो आपको सीखने की आवश्यकता है अभी, ठीक है। खास करके वो सारी चीज़ें, जो भी नॉलेज आपको है उसको प्रोफेशनल लेवल पर ले जाने की बात कर रहा हूँ मैं। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा अगर बीएड करने को सोचता है तो वो कभी शीशे में ये थोड़ी ना देखता है कि हम 50 लोगों के सामने खड़ा होकर ठीक से बोल भी पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। कोई बच्चा ये नहीं चेक करता, वो बस क्या सोचता है, हमको किसी तरह डिग्री मिल जाए, एक बार नौकरी मिल जाएगा तो फिर 3-5 करके अपना क्लास में काट लेंगे। ये जो विचारधारा है ना, उसको अच्छा टीचर बनने से भी रोकती है, ठीक है। ये जो सेल्फ को लेकर अंडर कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ भी आपको रोकता है। जैसे आप सब अपने पर्सनालिटी को देखिए ना, आपको देखकर कितनी बार लगता है स्वयं को कि यार अगर मेरे आगे 50 लोग खड़े हों और मैं 50 लोगों के बीच में माइक लेके खड़ा हूं, और जिस भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजी कर रखा है, ठीक है, तो वो आपके फील्ड का जो भी डाउट और क्वेरी है वो उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। आपको कितनी बार देख के ये बात लगा, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि यार मैं जिस भी फील्ड, क्लास जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, यस, हाँ। तो आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि कितनी बार आपको अपने करियर में ऐसा लगा है कि जिस भी फील्ड की आप डिग्री लेके बैठे हो, अगर आपके अगल बगल 50 लोग खड़े हों तो आप माइक लेके उन लोगों की क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर लोगे, उन लोगों के जो भी प्रश्न है उसके उत्तर दे लोगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। सो मच सो दैट कि वो जो ऑडियंस 50 लोगों की बैठी है, एटलीस्ट सेशन कंक्लूड होते होते 30 लोग 40 लोग आपके साथ बैठे हों और उनको अभी भी लगे कि हाँ आपसे उनको बात करना है। ये एक बहुत बुनियादी रिक्वायरमेंट है किसी के लिए टीचर बनने के लिए। लेकिन क्या हम लोग ये चीज़ देखते हैं अपने अंदर, अपनी क्वालिटी ये चीज़ चेक करते हैं? नहीं, हम लोग सीधा सोचते हैं कि इस तरह डिग्री मिल जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिग्री का रेस खराब है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूसली इस कोशिश में रहना चाहिए कि हम अपना स्किल इंप्रूव कर लें। अब उदाहरण के तौर पर जहाँ से मैंने बात शुरू की
कि भाई देखो जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ते हो तो बहुत मैटर करता है कि आप करियर में किस फेज पर खड़े हो और इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 1 साल के बच्चे को मैंने कहा कि आप दूध ही पिलाओगे, ऐसा नहीं है कि आप उसे पता चला रोटी सब्जी नॉनवेज जो मन कर रहा है कुछ भी खिला रहे हो, ये संभव नहीं है। उसी तरह जब बच्चा प्रिपरेशन के लिए सोचता है तो सबसे पहले आपको पूरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अगर मुझे 2025 में बीएड में एडमिशन लेना है तो मिनिमम मिनिमम 5 यूनिवर्सिटीज़ का तो एटलीस्ट हमको फॉर्म फिल करना ही करना है। मिनिमम बता रहा हूँ, न्यूनतम कह रहा हूँ, न्यूनतम 5 का तो आप फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे। एट द सेम टाइम ये 5 फॉर्म फिल करते समय आप खुद को ये एक्सक्यूज भी नहीं दोगे कि सर मैं तो दिल्ली में रहता हूँ तो मैं एनसीईआरटी आरआई बीएड का फॉर्म क्यों फिल करूँ, कि मैं तो एनसीईआरटी आरआई में जाकर एडमिशन ही नहीं लूंगा। तुम नहीं एडमिशन लोगे एक अलग बात है, सच्चाई ये है कि वो तुमको बुला भी नहीं रहे। ठीक है, और तुम थोड़ा सा भी फॉर्म में गलती कर दोगे, थोड़ा सा भी तुम्हारा परसेंटेज में 19-20 रहेगा तो वो लोग तुमको बाहर नहीं निकालेंगे, धक्के मार के बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि अब पहले आपका एडमिशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट इस लेवल पर हमारी पूरी ये कोशिश होनी चाहिए कि मिनिमम मिनिमम हम टारगेट किसी तरह बताएं कि 5 यूनिवर्सिटी से हमको फॉर्म फिल करना है, बिना ये सोचे कि वहां पर जाके मैं भी पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हमको ये भी देखने की जरूरत है कि वो सिलेक्शन हमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए उन सब के एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम सेंटर तो आपको नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आसपास कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो एटलीस्ट एंट्रेंस एग्जाम दो, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो, देखो तुम्हारा सिलेक्शन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एट द सेम टाइम ये भी चेक करिए सिलेबस क्या है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है और तुम लेके झुंझुना बजा रहे हो कि हमको यूपीएससी का तैयारी करते हैं, हमको तो एसएससी का एग्जाम देना है, हम तो बैंक का पेपर दे रहे हैं। अरे भाई इतना कॉमन सेंस तो खुद से होगा ना कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर रहे हो तो कैसे तुम एसएससी और यूपीएससी के बारे में बात कर रहे हो। कोई तालमेल ही नहीं है बात में। ठीक है, कोई तालमेल नहीं है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर बीएड करने के लिए 250 सीटें हैं तो फॉर्म फिल करने वाले हैं 25,000 लोग। अब बीएड करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर ये रेशियो रख दिया जाता है तो सोचो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या होगा। तो इस बात को भी समझिए कि नॉर्मल अगर आपका यूनिवर्सिटी में ढंग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल रहा है तो कैसे आप गवर्नमेंट जॉब वाला क्वालिफाई करोगे। ये प्रश्न तो स्वयं से पूछना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये भी सब जरूरी है कि आप लेवल्स को ठीक से डिमार्केट करिए कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। अदरवाइज जानते हो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि वो करेंगे क्या, अगस्त के महीने में जुलाई के महीने में मेरे पास आएंगे और पूछेंगे कि 2025 का या 2026 का बीएड एंट्रेंस एग्जाम कब है। वो क्यों पूछते हैं जानते हो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, ताकि वो अपना प्लानिंग कितना पोस्टपोन कर सकें, कितना प्रोक्रेस्टिनेट कर सकें, कितना खींच सकें। जैसे कि मैं बोलूं कि सीयूईटी बीएड का पेपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू का पेपर है लास्ट ईयर मार्च में हुआ था और इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि मार्च में ही हो, तो तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे। अभी तुमको ये पता चल जाए कि अच्छा ये पेपर जो है जुलाई में होगा तो यहीं से तुम लिथार्जिक हो जाओगे। ठीक है, यहीं से तुम लिथार्जिक हो जाओगे। लेकिन जरूरी ये नहीं है, जरूरी ये है, प्रश्न हमारे लिए जरूरी क्या है, जरूरी ये नहीं है कि पेपर मार्च में होगा कि जुलाई में होगा। जरूरी ये है कि अभी मार्च में हो या जुलाई में हो तुम सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर तुम सेलेक्ट हो रहे हो तब तो अगस्त में भी हो तो भी जायज है, और नहीं सेलेक्ट हो रहे हो तो पेपर चाहे मार्च में हो चाहे जुलाई में हो। और अगर आप नहीं प्रिपेयर्ड हो और अगर आप ठीक से नहीं प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ठीक से मार्च के लिए भी नहीं प्रिपेयर्ड हो, और अगर आप ठीक से मार्च में नहीं प्रिपेयर्ड हो तो ठीक से आप जुलाई में भी नहीं प्रिपेयर्ड हो। और ये आप अपना ना व्हेन यू वांट टू सी योर फ्यूचर जस्ट लुक बिहाइंड कि आपका पास्ट में क्या ट्रेट रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हो, लेकिन बहुत कम लोग होता है कि इस तरह का बदलाव ला पाते हैं। बहुत कम लोगों को होता है कि अंदर से इस तरह का मोटिवेशन या ऊर्जा आए। तो इन छोटी छोटी बातों पर ना क्लैरिटी रखो, अदरवाइज आपको बार बार यही लगेगा वेल सर जामिया का फॉर्म कब निकलेगा। अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, फॉर्म जब भी निकले। पेपर अगर जनवरी में फॉर्म निकलता है तो क्या नहीं भरोगे, और वही जामिया का फॉर्म अगर मार्च में निकले तो क्या नहीं भरोगे, और पेपर मई की जगह जून में हो तो क्या नहीं दोगे, तब भी दोगे। लास्ट ईयर जामिया का पेपर 22 मई को था, लोकसभा चुनाव के कारण जो है पेपर को जो है 10 जून को कर दिया गया, तो क्या बच्चों ने नहीं दिया, सारे बच्चे जाके 10 जून को दिए। ठीक है, जरूरी जानते हो क्या था देखना कि क्या तुम 22 मई को प्रिपेयर्ड हो। तो जो बच्चा 22 मई को नहीं प्रिपेयर्ड था तो पेपर पोस्टपोन होने से खूब ताली बजाता है, वाह पेपर पोस्टपोन हो गया, चलो ठीक है अब कुछ प्रिपेयर कर लेंगे। और हकीकत क्या होती है, तुम 10 जून पर भी आ जाओगे ना 22 मई से तो भी देखोगे तुम्हारा लेवल वहीं पर।
तुम्हारा लेवल वहीं पर है। तो देखिए प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अभी खड़े हैं और यहाँ से हमारे लिए राइट प्रश्न क्या होना चाहिए। अदरवाइज तुम कोई प्लान बनाओगे ना तो वो प्लान तुरंत धाराशाही क्यों हो जाएगा, क्योंकि पता चलेगा एग्जाम आएगा, एग्जाम के महीना भर पहले सरकार ये अनाउंस कर देगी कि पेपर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है या टाइम चेंज हो गया है। जैसे कि 2023 में जब CUET का पेपर पहली बार आया, तो जिसको ये नहीं पता कि CUET का पेपर क्या होता है मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो जब 2023 में CUET का पेपर पहली बार आया तो पेपर में आते थे 100 क्वेश्चन, पेपर होता था 120 मिनट का। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन ऐसा होता था जिसमें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज पूछता था, और आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो सभी बच्चे उस 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो 2023 में पेपर में ये था। 2024 में इन लोगों ने क्या कहा कि ऐसा है, वो जो 25 क्वेश्चन आता था जो कॉमन एरिया होता था, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जो सबसे पूछा जाता था वो अब नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लैंग्वेज का बच्चा है तो उससे लैंग्वेज ही पूछेंगे, सोशल साइंस का बच्चा है तो सोशल साइंस ही पूछेंगे, साइंस का बच्चा है तो साइंस ही पूछेंगे, मैथ का बच्चा है तो मैथ ही पूछेंगे। CUET ने ये कहा, और उन्होंने कहा कि यार पेपर में अगर हम 25 क्वेश्चन घटा रहे हैं, केवल 75 क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो अब टाइम 120 मिनट नहीं रहेगा, अब टाइम 1 आवर 45 मिनट रहेगा, दैट गोज फॉर 105 मिनट, कि 105 मिनट होगा। अब इस साल क्या सुनने के लिए मिल रहा है 2025 में, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लागू होगा। उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि अब जो है इस साल से पेपर 105 मिनट का नहीं, केवल और केवल 90 मिनट का होगा, 1.5 घंटे का ही पेपर होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 ही रहेंगे। तो तुम समझ रहे हो, तुम जिस लेवल पर प्लानिंग बना रहे हो वो प्लानिंग ऑफन फेल हो जाता है। अगर एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, कोई बच्चा मान लो डेली बाइट्स के ऐप में कोई मॉक टेस्ट लिया होगा COQP 03, 4, 5, 6, 7 का, तो उसके मॉक टेस्ट में तो जो टाइमर चल रहा होगा वो 105 मिनट का ही होगा, और ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है कि हम लोग भी चेंज करें, तो हम लोग भी 105 मिनट का ही टाइमर रखे हुए हैं उसमें। लेकिन पता चलेगा एग्जाम के 10 दिन पहले वो नोटिस जारी करके कह देंगे यार पेपर ना 105 मिनट का नहीं 90 मिनट का होगा। तो इससे तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो कंप्लेन करने के मिजाज के होते हैं, वो चले आएंगे मेरे पास, सर हमको अभिलाष सर से ये उम्मीद नहीं था, सर बताइए सर हम मॉक ले लिए हैं, पेपर तो अब 90 मिनट का ही हो रहा है, 105 मिनट का आप बताए थे। अरे डजेंट मैटर यार, अगर तुम 105 मिनट के पेपर पे क्वालिफाई कर रहे होगे तो तुम 90 मिनट वाले पे भी क्वालिफाई करोगे। बहुत ही कंचित ही ऐसा होगा कि कोई फर्क पड़ेगा। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आप 105 मिनट में भी करोगे वही काम और 90 मिनट में भी करोगे, क्योंकि 90 मिनट तो सबके लिए हुआ है ना। अगर तुम्हारे ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो और लोगों पर भी प्रिपरेशन वही प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो लेवल तो ग्राउंड सेम हो गया ना। तो हमें शुरू से ये देखना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले कि केवल और केवल आप ये चेक करिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इनके यहाँ एडमिशन कैसा होता है। अब इनके यहाँ जो एडमिशन होता है उस एडमिशन में पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस क्या है, और तीसरा चीज उस सिलेबस को मेरे को कहाँ से पढ़ना है। बाकी पेपर चाहे मार्च में हो चाहे मई में हो, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। पेपर में चाहे 170 क्वेश्चन आए चाहे 150 क्वेश्चन आए, पेपर चाहे 120 मिनट का हो चाहे पेपर 105 मिनट का हो, आपका जो टॉपिक है ना वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। टॉपिक आप प्रिपेयर्ड हो तो आप देखोगे आपके हैंड में स्मूथनेस, आप खुद ही जो है चीज़ों को बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर पाओगे। ऑल्सो जैसे यहाँ पर कोई मैथ का स्टूडेंट होगा तो वो मेरी बात से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा। ऑफन देखा करिए बहुत सारे ऐसे टीचर या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये लो ये मैथ का शॉर्टकट सीख लो, ये मैथ का ट्रिक सीख लो। जानते हो तुम मैथ का शॉर्टकट और ट्रिक भी तभी यूज़ कर पाओगे जब तुम्हारा मैथ में प्रैक्टिस अच्छा हो, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते ना शॉर्टकट और ट्रिक खुद ही डेवलप हो जाता है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इक्वेशन में कौन सा वैल्यू कहाँ रखना है। अदरवाइज अगर तुम केवल शॉर्टकट रट लोगे ना, एग्जाम में केवल जो है क्वेश्चन का स्टेटमेंट आगे पीछे कर देगा, तुम उस इक्वेशन में वापस से वैल्यूज को पुट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी समझने का जरूरत है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्कशन सिलेबस, प्रिपरेशन पर और इन सारी चीज़ों पर होना चाहिए। तभी ऐसा होगा कि जब भी आपका पेपर होगा आप उसको क्वालिफाई करने के में मतलब काबिलियत रखोगे। जैसे कि 2025 में 2024 में क्या हुआ था, जब 2024 का बीएड का पेपर होना था तो 25 दिसंबर 2023 को ही CUET ने फॉर्म रिलीज कर दिया था। इस बार तो नहीं रिलीज किया अभी तक, तो क्या पता पेपर हफ्ता भर आगे हो जाएगा, डजेंट मैटर। हफ्ता भर आगे हो जाएगा तो एक ही डिफरेंस होगा कि डेली बाइट्स का एक क्रैश कोर्स बैच अनाउंस हो जाएगा। इससे आपके लाइफ में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि अगर हफ्ता भर आगे हो जाएगा तो आपको ये देखना है कि आपका प्रिपरेशन है कि नहीं। अगर आपका प्रिपरेशन है तो पेपर 7 दिन आगे हो, चाहे पेपर 7 दिन पीछे हो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है, ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो यहाँ पर ना बहुत फर्क नहीं क्रिएट होता है हफ्ता भर से या 10 दिन से। अगर सेमेस्टर एग्जाम है, अगर आपका ईयरली एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, तो बहुत फर्क क्रिएट होता है। क्योंकि रात भर में भी तुम किताब ढंग से चाट लोगे तो हो सकता है कल को तुम आराम से 60 की जगह 70% पा जाओ। लेकिन ये चीज़ ना एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि यहां तो मैटर करता है भाई तुमको पहले से क्या आता है। यहां तो तुमसे वो सारी बातें पूछी जाएंगी जो तुमने क्लास 6 में पढ़ा था, जो तुमने क्लास 8 में पढ़ा था, जो तुमने 9th में पढ़ा है, जो तुमने 11th में पढ़ा है, जो तुमने 12th में पढ़ा है, सब कुछ पूछेंगे ये। ठीक है, सब कुछ पूछेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई लैंग्वेज का बच्चा है, तो लैंग्वेज के बच्चे के लिए सबसे सरप्राइजिंग बात क्या हो जाती है, ओ सर सीयूईटी के पेपर में मेरे से हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों पूछेगा। हमने कहा जी बिल्कुल सर, हम तो इंग्लिश किया तो क्या हमसे संस्कृत भी पूछेगा? हाँ पूछेगा। सर तो कैसे होगा? अरे अगर तुम इंग्लिश के हो तो बाकी के भी लोग तो इंग्लिश के ही हैं, उनका भी कैसे होगा पता नहीं, प्रिपेयर करना पड़ेगा भाई। और तुम सीयूटी की वेबसाइट पर देखोगे तो ये लोग क्या लिखते हैं, ये लोग केवल लिख देंगे कि हम पूछेंगे आपसे इंग्लिश, हम पूछेंगे आपसे हिंदी, और हम पूछेंगे आपसे संस्कृत। फर्दर थोड़ी ना डिस्क्राइब कर देंगे इंग्लिश में क्या पूछेंगे, हिंदी में क्या पूछेंगे, संस्कृत में क्या पूछेंगे। उसको ये लोग फर्दर इलेबोरेट थोड़ी ना करते हैं, कुछ भी पूछेंगे। तो क्या पूछेंगे, क्लास 6 से 12 तक तुमने जितना पढ़ा है कुछ भी पूछ सकते हैं, लेवल तो वही रहने वाला है। ठीक है, आप यूपीएससी का पेपर देखोगे तो यूपीएससी के भी सिलेबस में यही बात लिखी रहती है कि एनसीईआरटी पढ़िए क्लास 6 से 12 तक का। तो जब भाई एनसीईआरटी ही पढ़ना है तो भाई तो फिर यूपीएससी का एग्जाम दे लेंगे, बीएड का क्यों। तो थोड़ा सा ना पेपर देने से पहले ना इन सब बातों पर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। आपके इन एंड अराउंड लोग ऐसे होने चाहिए, आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जहां पर सेम एग्जाम का सेम प्रिपरेशन वाले मोटिवेशन के साथ अगल बगल लोग रहते हो। एंड लास्टली, ये तो सारी बातें वो मैं कर रहा हूं जहां पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कैसे करें, एक यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कैसे हों, इन सब चीज़ों पर मैं बात कर रहा हूं। आपको इस प्रक्रिया में इतना डूब नहीं जाना है कि आप भूल जाओ कि इट इज़ एज ऑफ इंटरनेट, इट इज़ एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहां पर आपका स्किल बहुत मैटर करता है। गवर्नमेंट जॉब जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, स्किल आपका जॉब सिक्योरिटी है। एस इज इक्वल टू एस, जो स्किल्ड है वही सिक्योर्ड है। दो तरह के एम्प्लॉयज हैं, एक भाई बॉस को देखते ही मुंह छुपाता है, अभी कुछ पूछ न ले, कुछ पूछ न ले यार, मेरा नाम कहां से आ गया। एक एम्प्लॉय होता है बॉस उसके पीछे लगा रहता है कि अभी कहीं छोड़ के चला ना जाए, कहीं ये छोड़ के चला ना जाए। एंड मैं और लोगों की क्या बात करूं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। मेरी टीम में बहुत से ऐसे लोग काम करते हैं जिनसे मैं बात करते समय ना अपने लहजे का ध्यान रखता हूं, ना मैंने क्या बोला मैं उसका ध्यान रखता हूं, क्योंकि वो काम करे ना करे हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इजीली रिप्लेसेबल हो। और मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये वैल्यू है कि भाई उनके निजी जीवन में भी क्या चल रहा है उसको भी मैं लेकर इंटरेस्टेड रहता हूं कि क्या चल रहा है, उनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक है, इस लेवल पर भी ध्यान रखना पड़ता है। उनके निजी जीवन, अपना निजी जीवन छोड़ के मुझे उनके निजी जीवन का ध्यान रखना पड़ता है कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर स्किल्ड, दे आर इक्वली बिल्डिंग डेली बाइट्स, दे आर इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन डेली बाइट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो और मैं एक चीज़ और आपको उदाहरण दूं, पता है इसी डेली बाइट्स में जब हम लोग आज से 5 साल पहले जब हम लोग काम शुरू किए थे, तो मान लो कोई मेरा बैचमेट है जो मेरे साथ काम कर रहा है, कोई मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ काम कर रहा है, या कोई मेरा स्टूडेंट जो उस समय मेरे साथ ज्वाइन किया काम करने में। तो जो लोग डेली बाइट्स में ईमानदारी से काम करते थे वो सब साल 1.5 साल में सबके सब गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट भी हो गए, सबके सब। जो यहाँ भी ईमानदारी से नहीं काम करते थे ना कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो वहाँ भी सेलेक्ट नहीं हुए, और एक टाइम के बाद उनको डेली बाइट से ही बाहर कर दिया गया। वो वहाँ भी सेलेक्ट नहीं हुए ना यहाँ कुछ किए, और जो लोग अच्छा कर रहे थे वो यहाँ भी अच्छा किए, और जिनको जहाँ सेलेक्ट होना था वो सेलेक्ट भी हुए। ठीक है, तो ये बात आपको देखने की ज़रूरत है। अब मैं अपनी बात करूँ तो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में सेलेक्ट हुआ तो भाई उसका एंट्रेंस एग्जाम जब था तो ठीक ठाक तरीके से प्रिपेयर करके दे दिया, सिलेक्शन हो गया। लेकिन बीएड में मेरे परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि मेरे को एकेडमिक वाली पढ़ाई आई डोंट अप्रिशिएट वेरी मच, जो कॉलेजेस में चलता है बहुत देर तक, सिर्फ असाइनमेंट घिस के दो उस पर नंबर मिलेगा। मेरे वहाँ मार्क्स कम है। हो सकता है मेरे पूरे बैच का एवरेज परसेंटेज 70 होगा तो मेरा 65 ही है। हाँ, ये एक अलग बात है कि 80-90% वाला मेरे पास जॉब के लिए अप्लाई करता है, वो एक अलग मसला है। ठीक है, और एट द सेम टाइम जब वहाँ से प्रिपेयर होकर निकले तो 2-3 गवर्नमेंट जॉब में भी सेलेक्ट हो लिए।
लेकिन जब यहाँ भी अच्छा कर रहे थे तो ये चॉइस हमारे पास है कि हम कहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि वो जो स्किल है ना आपको सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंस देता है कि आपको इतना कुछ आता रहता है कि तुमको पता रहता है वो नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे यार, ये नहीं करेंगे तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रिपरेशन से पहले ध्यान रखना चाहिए। और हर कैंडिडेट को 2025 में पूरे तरह से टारगेट बनाना चाहिए कि अलॉन्ग विद दिस एंट्रेंस एग्जाम, अलॉन्ग विद दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप अपने स्किल पर कंटिन्यूसली काम करिए। अदरवाइज आप मेरे को 3 साल 4 साल 5 साल बाद आप याद करोगे बहुत कि कोई बंदा सामने से था जो कह रहा था बार बार अपने स्किल पर काम करिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो डेप्रिशिएटिंग एंटिटी हैं, बहुत ज़्यादा वो नंबर में घट रहे हैं और उसमें सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऑल्सो प्रेजेंट में जो इन्फ्लेशन रेट है, मार्केट में जो महंगाई दर है, बीइंग अ स्टूडेंट ये बात आप पर बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 25 साल से ऊपर के हो रहे हो, अगर आप 25 से ऊपर के हो रहे हो, तो आप धीरे धीरे आपको ये देखना होगा कि आप जॉब में सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। और गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी कुछ काम आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आर यू एम्प्लॉयड और नॉट। और आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो भी, आपको ये चीज़ देखना होगा कि आपका जो भी एज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीज़ देखना होगा कि आपका जो भी एज है एटलीस्ट आपकी इनकम उससे डबल हो एटलीस्ट, तभी जो मार्केट में प्रेजेंट इन्फ्लेशन रेट है ना आप उस पर सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज आप प्रेजेंट मार्केट इन्फ्लेशन रेट पर सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों को ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप जॉब के लिए जा रहे हो तो किस तरह का जॉब अवेलेबल है आपको, क्योंकि जॉब का ही बहुत डेफिनेशन है। जो 15,000 कमा रहा है वो भी जॉब में है, जो 1.5 लाख कमा रहा है वो भी जॉब में है, जो 5 लाख कमा रहा है वो भी जॉब में है। आपको ये भी देखने की ज़रूरत है किस तरह का जॉब है। तो लेट्स से अगर आप 25 से ऊपर हो रहे हो तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अच्छा मैं जॉब में सेलेक्ट हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि अमूमन जैसे ही आप 30 के एज पर पहुँचोगे तो एक बार 30 के एज पर करियर जहाँ सेटल हो गया तो फिर ऐसे समझ लीजिए कि नेक्स्ट 60 ईयर आपको फिर वही करना होगा। अमूमन यही देखने के लिए मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन अमूमन आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि आपको नेक्स्ट 60 ईयर फिर वही चीज़ करना है। तो इस बात को समझ के साथ कि भाई अगर हम 18 से 25 के बीच में हैं, 25 से 32 के बीच में हैं, तो ज़रूरी क्या है कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को पॉलिश कर लें। और 20 से 30 साल के बीच की उम्र ही ऐसी होती है कि उसी समय जीवन में सब कुछ करना है। उसी समय कैंडिडेट को प्यार होता है, उसी समय ब्रेकअप होगा, उसी समय कोई घर वाले शादी देख रहे होंगे, उसी समय नौकरी चाहिए, उसी समय स्किल बूस्ट करना है, उसी समय आपको सारा कुछ करना है। तो ये भी कोशिश करिए कि हमारे प्रायोरिटीज़ थोड़े से क्लियर रहें कि क्या सारी चीज़ें हमें सॉर्टेड करनी है। और रही बात बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो ये तो महज एक माध्यम है कि आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाते हो, क्योंकि हमको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन की कोशिश इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि अगर आप अच्छे जगह से बीएड करके आ रहे हो तो नहीं पर बुनियादी बातों की समझ आपकी अच्छी होती है। ठीक है, कहीं ना तो कहीं बुनियादी बातों की समझ आपकी अच्छी होती है। अदरवाइज तो इंडिया में तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं भाई, तुमको बैक डेट में पुराने पिछले 2 साल का बीएड का डिग्री दे देंगे, बैक डेट का तुमको डिग्री दे देंगे। ठीक है, बैक डेट का 2 साल पुराना तुमको बैक डेट में बीएड का डिग्री दे देंगे और एकदम मान्य भी रहेगा, एकदम वैलिड भी रहेगा हर जगह तुमको। इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इससे तुमको आता क्या है, डिग्री मिल जाएगा, बस लेके घूमते रहो। तो ये चीज़ हमको कंटिन्यूसली कोशिश करना है अपने अंदर कि हम डिग्री लेने जाएँ तो अच्छे से अच्छे संस्था में जाएँ, क्योंकि कहीं ना तो कहीं गाइडेंस का, कार्यशैली का, कार्य कराने का फ़र्क तो पड़ता ही है, बहुत हाई लेवल पर फ़र्क पड़ता है। ये बिल्कुल कुछ ऐसे है, एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई नॉर्मल सैमसंग का फ़ोन रखे हो या आईफोन रखे हो, हाँ कहने के लिए तो मोबाइल ही है, दोनों सेम काम करता है, लेकिन मुझे लगता है कुछ तो फ़र्क होगा ही। ठीक है, कुछ तो फ़र्क होगा ही। ठीक है, एक नॉर्मल घड़ी पहने हैं टाइटन का और एक रोलेक्स का घड़ी पहने हैं, बता दोनों टाइम ही रही है, लेकिन कुछ तो फ़र्क पड़ता ही है। शायद रोलेक्स वाली घड़ी आदमी का टाइम बता रही है, ठीक, और टाइटन वाली घड़ी केवल टाइम बता रही है, तो ये हो सकता है। तो थोड़ा सा जो है ना हम लोगों को ये सब चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है कि जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उस फील्ड में क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, क्या करियर प्रॉस्पेक्ट है, कैसे हमको उस फील्ड में बेहतर जॉब या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि लास्ट 30 मिनट से मैं आपको ये बात सस्टेन्ड वे में एम्फेसिस दे रहा हूँ इस बात पर कि जो आप डिग्री लेने जाइए तो इन बातों का भी क्लैरिटी रखिए। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ग्रेजुएशन पर भी बेरोजगार थे, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कर लिए, नेट जेआरएफ पास हो गए तो भी बेरोजगार हैं, साथ में बीएड कर लिया तो भी बेरोजगार हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, बीएड है, 60,000 कमा रहे हैं, 70,000 कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के पास ये ऑप्शन है। एंड इसी डेली बाइट्स में, मैं दूर नहीं जाऊंगा, इसी डेली बाइट्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी उस तक
लेवल ऑफ अर्निंग है, सैलरी है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूसली ये चीज़ भी देखना है कि करियर में आपका स्किल कैसे इन्हांस हो रहा है। चलिए खैर, अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर। जिन भी कैंडिडेट्स को डाउट एंड क्वेरी है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना हैंड रेज करिए और आई कॉल आउट योर नेम। जब मैं आपका नाम कॉल आउट करूँगा तभी आप माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन रखेंगे। ऑल्सो एट द सेम टाइम आप कोशिश करेंगे कि हम बाकी के लोगों को भी सुने कि और लोग क्या कह रहे हैं। एंड हमारी कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि जो भी हमारा प्रश्न है हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही रहे तो बेहतर है। तो फर्स्टली आई विल कम टू मीनू सिंह राजपूत, देन आई विल कम टू बिप्लब सरदार। यस मीनू, स्विच ऑन योर माइक। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी। सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना है एज ए डीयू से। ठीक है। तो मुझे उसके लिए कुछ जानना है। जैसा आपने अभी बोला है, अगर किसी इंट्रेंस एग्जाम का और बीएड का देना है तो कम से कम 5 फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ठीक है। तो मैंने एक डीयू सेलेक्ट किया है और अदर मुझे पता नहीं है, जो जैसे सीयूटी कंडक्ट कराता है एग्जाम, मुझे और पता नहीं है कि उधर कौन कौन से फॉर्म फिल किए जाते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक क्या है। आप बता सकते हैं? जी जी ठीक है। बताइए। तो बेसिकली पॉइंट ये है, इनका ये कहना है कि भाई हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। देखो यार, सबसे पहला बात जो आप लोगों को समझना है कि बेसिकली है क्या ना, बहुत पहले नहीं, हार्डली 2 साल पहले अभी क्या होता था कि ये जो तमाम बीएड वगैरह का एग्ज़ाम है, सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना पेपर खुद कराती थी। 2023 से क्या हुआ कि भाई ये कहा गया कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा CUET। हर कैंडिडेट क्या करेगा कि CUET का फॉर्म फिल करेगा। ठीक है। तुम अपने माइंड में इमेजिन करो कि तुमको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करना है। तुम अपने माइंड में बस इस बात को इमेजिन करो कि तुमको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तुमने बस क्या किया है कि एक फॉर्म फिल कर दिया है CUET का। जब तुम CUET का पेपर दोगे, उसका एग्ज़ाम होगा और तुमको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। फिर तुम वो स्कोर कार्ड अपने पास रखे रहोगे। लेट से तुम्हारा CUET का पेपर हो गया मार्च में और तुम्हारे पास 300 नंबर का पेपर हुआ और तुमको एक स्कोर कार्ड मिल गया जिसमें तुम पाए हो 220 नंबर। अपना स्कोर कार्ड तुम अपने पास रखे रहोगे। फिर जब मई जून जुलाई का महीना आएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले अपना फॉर्म रिलीज करेंगे। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले अपना फॉर्म रिलीज करेंगे तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे। बस जब फॉर्म फिल करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ये बोलेंगे कि भाई हम अपना एग्जाम नहीं कराते हैं और आप अपना CUET का हमको अपना स्कोर कार्ड बता दीजिए कि आप कितना मार्क्स पाए हो। तो जितने बच्चे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, उन कैंडिडेट्स का CUET का स्कोर देखेगा और उसके बेसिस पर मेरिट बना देगा। तो इसी तरह एडमिशन होता है BHU में भी। BHU भी यही कहता है कि अगर आपने CUET का पेपर दे रखा है तो अपना स्कोर कार्ड बता दो और जितने बच्चे BHU का फॉर्म फिल किए रहेंगे उस CUET के स्कोर के बेसिस पर BHU भी मेरिट बना के अपने यहाँ बीएड में एडमिशन दे देगा। हाँ, लेकिन तुमको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। तुम DU के लिए अप्लाई करोगे, तुम BHU के लिए अप्लाई करोगे, कल को तुमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में अप्लाई करना है तो तुम फॉर्म फिल करोगे उनका भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में अप्लाई करना है तुम उनका फॉर्म फिल करोगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में अप्लाई करना है तुम उनका फॉर्म फिल करोगे। बस उनका फॉर्म फिल करोगे, वो लोग एग्जाम नहीं कंडक्ट कराएंगे तुमसे। वो तुमसे बस कहेंगे कि अपना CUET का स्कोर कार्ड बता दो और जितने भी बच्चे हमारे यहाँ फॉर्म फिल किए हैं उन बच्चों के हिसाब से हम मेरिट बना देंगे। जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसके प्रायोरिटी के बेसिस पर हम उसको एडमिशन दे देंगे। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ CUET के बेसिस पर ही एडमिशन ले। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटी CUET के बेसिस पर भी एडमिशन लें। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपना पेपर खुद करवाती हैं। जैसे जामिया है, जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद भी जामिया अपना पेपर खुद करवाता है। वो CUET से एडमिशन नहीं लेता है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं लेता है। कल को नोटिस दे के कहे कि हम भी CUET से एडमिशन ले रहे हैं तो बात और है, लेकिन जामिया अपना पेपर खुद कराता है। तो जब तुम जामिया का फॉर्म फिल करोगे ना तो इसका एग्जाम देने भी तुमको अलग से जाना पड़ेगा। वैसे ही IP यूनिवर्सिटी है। IP यूनिवर्सिटी, जिन भी कैंडिडेट्स को दिल्ली में बीएड करना है उनके लिए IP यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। वो उनके लेवल पर बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है कि किसी बच्चे को दिल्ली में रह के बीएड करना है और वो IP यूनिवर्सिटी का फॉर्म ना फिल करे। IP यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम IP यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे तो IP यूनिवर्सिटी अपना पेपर खुद करवाती है। उसी तरह जब तुम NCERT RI बीएड गए, अब NCERT का प्लेसमेंट सेल बहुत अच्छा है। कोई बच्चा NCERT RIE से बीएड कर रहा है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसका प्लेसमेंट हो जाए, उसका जॉब लग जाए तुरंत कॉलेज से ही।
तो कोई बच्चा एनसीईआरटी आरआई से बीएड कर रहा है तो एनसीईआरटी आरआई वालों का पेपर अलग से होता है, उनका अलग से एग्जाम होगा, उनका सीयूईटी से कोई लेना देना नहीं है। तो जब मैं बोलता हूं कि 5 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म फिल करिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पेपर एक दोगे सीयूईटी का और केवल उन यूनिवर्सिटीज़ का तुम नाम सेलेक्ट करो जो अपना एडमिशन सीयूईटी से दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि जो सीयूईटी से ले रही हैं उनका तो तुम फिल करो ही। तुम मान लो डीयू और बीएचयू वाले सीयूईटी से ले रहे हैं, उसका तो तुम फिल करो ही। साथ में तुमको अगर दिल्ली में चाहिए तो तुम आईपी यूनिवर्सिटी का फिल करो, तुम एनसीईआरटी आरआई बीएड का भी फॉर्म फिल करो, तुम जो है जामिया बीएड का भी फॉर्म फिल करो, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन का भी फॉर्म फिल करो। तो कोशिश करो कि 4 से 5 अलग अलग तरह के हम फॉर्म फिल करें, कोशिश में हमारे ये होना चाहिए, ठीक है। राइट मीनू, आई होप आई वॉज क्लियर, तो आई होप आई एम क्लियर, क्वेश्चन और ठीक है। सर, एक क्वेश्चन और है। ये इधर इधर मैं साइड में जिस साइड रहती हूँ, ये पूरा गाँव है, समझे। इधर मुझे फॉर्म के बारे में पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट ईयर भी मेरे साथ यही हुआ, मेरा फॉर्म का पता ही नहीं चला। तो बता सकते हैं ये सीयूटी का फॉर्म आता कब है? डेली बाइट्स का टेलीग्राम ग्रुप है, टीचर एजुकेशन रिसोर्स और डेली बाइट्स, दोनों को आप बस हर 2-4 दिन पर चेक करते रहिए, खुद ही पता चल जाएगा कब आता है कब नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आएगा तो उसका फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर, जब फॉर्म का डेट अनाउंस होगा, उन सब का अपडेट आपको डेली बाइट्स पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आएगा तो टेली पर हाँ, तो आप टीचर एजुकेशन वाले टेलीग्राम ग्रुप में, डेली बाइट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल पर आप कनेक्टेड रहिए। 2-4 दिन पर खुद ही यूट्यूब पर सर्च कर लिया करिए। इनफैक्ट आप लोगों को बताएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली बाइट्स के यूट्यूब पर कोई अपडेट डाला गया तो आपको दिखाई है ही, क्योंकि यूट्यूब भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको चीज़ें दिखाता है। अब मान लो तुम दिन भर बैठ के मेकअप का काम देखती हो और चाहे डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर रखी हो और दिन भर देख रही हो कि सिलाई बुनाई कैसे होता है, मेकअप कैसे होता है, तो यूट्यूब तुमको मेकअप और सिलाई बुनाई का वीडियो सजेस्ट करेगा, चाहे डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर रखी हो। तो करना क्या चाहिए कि खुद 4 से 5 दिन पर जाइए, डेली बाइट्स पे चेक कर लीजिए। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जब भी उनका फॉर्म रिलीज होगा, फॉर्म का अपडेट, फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर, लास्ट डेट, सब कुछ आपको डेली बाइट्स के यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। थोड़ा सा पर्सनल है। सर, मैं चाहती हूँ कोई कॉलेज हो, जैसे सीयूटी मैंने ऐसे एग्जाम क्लियर किया है, तो ऐसे कॉलेज में जैसे होता है, कॉलेज के अकॉर्डिंग हमें फी लगता है, तो टोटल अमाउंट 2 ईयर का जो होता है कितना लग सकता है मेरे को, क्योंकि घर पे बताना पड़ता दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो फीस जो है 1 साल का मात्र 6,000 रुपये है, 6,310 रुपये। है। ओके, तो हमें बस एग्जाम कंडक्ट करना होता है या मतलब पर डे से रेगुलर में कॉलेज भी ज्वाइन करना पड़ता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी इसीलिए हैं क्योंकि वो 3-5 नहीं करते हैं, ठीक है। आप घर बैठे बैठे नहीं करेंगी, आप अगर क्लास नहीं जाओगी तो वेरी नेक्स्ट डे पहले तो एडमिशन नहीं होगा इतना आसानी से। जिस लेवल पे आप बात कर रही हैं उस लेवल पे आपका एडमिशन नहीं होगा डीयू में, टू बी वेरी क्लियर, शायद सुन के आपको बुरा लग रहा हो। पॉइंट 1। पॉइंट 2, कोई बच्चा ये सोचे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे और वो हमको डिग्री दे देंगे, ये संभव नहीं है, या संभव है, ठीक है। वो आपको नहीं देंगे डिग्री। और कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी इसीलिए है, उसका नाम इसीलिए है, उसका फ़ी इसीलिए कम होता है, उसके यहाँ कंपटीशन इसीलिए है क्योंकि वहाँ बहुत तरीके से सारा कुछ करवाया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ़ीस 6,000 रुपये इसीलिए है, जामिया का फ़ीस 9,000 रुपये इसीलिए है क्योंकि उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कठिन है, हर आदमी सेलेक्ट नहीं हो सकता है, और एक बार सेलेक्ट हो जाओगे तो रेगुलरली आपको बीएड करना होगा। क्योंकि अगर घर बैठे बैठे डिग्री मिल जाता तो हर आदमी फिर डीयू और जामिया के दरवाज़ा खटखटा रहा होता, ठीक है। तो उनके यहाँ रेगुलरली जाके करना भी होता, नहीं करोगी तो आपको वो एडमिट कार्ड ही नहीं देंगे, फॉर श्योर नहीं देंगे एडमिट कार्ड, वो आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। ओके, आई विल कम टू नेक्स्ट कैंडिडेट, आई विल कम टू बिप्लब सरदार। यस बिप्लब। Then I'll come to Kanika, then Anamika. Yes, Biplab. Switch on your mic. Kanika. ये सब जी कनिका बताइए। तो मुझे पूछना था कि COQP 03 एग्जाम कौन से सब्जेक्ट्स के बच्चे दे सकते हैं, लाइक कॉमर्स और उर्दू के अलावा भी और कोई दे सकते हैं? यस, इट्स नॉट, तुम तो कोई सा भी एग्जाम दे सकती हो ना, तुमको देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तुम ये देखो। सर, क्योंकि COQP 03 एग्जाम के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हाँ तो इसीलिए हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चेक करिए कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जैसे अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है तो BHU में COQP 03 से एडमिशन होता ही नहीं है। तो जिस बच्चे को BHU में एडमिशन लेना है वो COQP 03 का पेपर क्यों देगा? लेकिन किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना है तो भाई तुमको COQP 03 का पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में COQP 03 वाले पेपर कोड से ही एडमिशन लेती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU। दिल्ली यूनिवर्सिटी केवल कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस में COQP 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन लेता है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर कोड सब्जेक्ट के हिसाब से अलग है, ठीक है कनिका।
Yes, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू। देन वेलकम टू अनामिका। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग अनामिका। Sir, यस प्लीज। Arkan. यस प्लीज, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, हाँ कहिए। सर मुझे ये पूछना था कि मैं आईपी बीएड का अभी आपका ये यूट्यूब पे मैंने देखा था वीडियो, तो उसका एडमिशन के लिए मुझे पूछना था कि सर अगर मैं ड्यू का फॉर्म फिल करूंगी लैंग्वेज से, लैंग्वेज के लिए, तो सर और आईपी का भी मैं दोनों का फॉर्म फिल करूंगी, तो सर मैं वही कंफ्यूज थी कि आपका बस वो क्लासेस ज्वाइन करने से फिर सर वो पेपर कोड में दिक्कत तो नहीं आएगा? पेपर कोड में क्या दिक्कत होगा? कि टाइमिंग क्लैश तो नहीं होगा? सर यस सर, नहीं टाइमिंग नहीं, क्लास टाइमिंग क्लैश और नहीं होगा, और और प्रिपरेशन में कोई सर दिक्कत नहीं होगा, दोनों का अलग अलग दिन प्रिपरेशन होता है यार। सर तो और सिलेबस के लिए पूछ रही थी क्योंकि उसमें लैंग्वेज है तो जैसे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश है, और ये आईपी वाले में भी सिलेबस है कि उसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी था और रीजनिंग था, तो सर उसी के लिए पूछ रही थी कि सर आईपी बीएड वाला सर आपका कोर्स परचेज करूंगी तो सर उससे उसका भी हो जाएगा हेल्प ना? नहीं 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 नहीं, दोनों का सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है भाई। यस सर। आईपी बीएड के पेपर में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पूछ रहा है उसमें केवल 25 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछ रहा है, और उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जो आईपी यूनिवर्सिटी में पेपर होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, वहाँ पर 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से पूछ रहा है, ठीक है? यस सर। उस इंग्लिश का उससे कोई लेना देना नहीं है जो CUQP 05 वाले लैंग्वेज में पूछ रहा है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन हो सकता है, कुछ टॉपिक हो सकता है, बट बोथ ऑफ देम आर वे डिफरेंट। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। CUQP 05 वाले में, CUET वाले पेपर में यार संस्कृत भी पूछता है, हिंदी भी पूछता है, ये सब आईपी में कहाँ पूछता है? ये सर तो फिर उसका मतलब तैयारी के लिए सर कुछ सजेशन आपसे चाहिए था, सजेशन क्या, अगर ड्यू आपको वाला, किसी को क्योंकि प्रिपरेशन। आईपी वाला तो सर मैं आपका कोर्स परचेज कर ही रही हूँ, लेकिन उसका भी करूंगी तो सर उसी के लिए मैं आपसे हेल्प चाहिए था कि उसका कौन से बुक से पढ़ूंगी। ऐसे मुझे बेसिक रिक्वायरमेंट तो मुझे ज्यादा नहीं है क्योंकि मैंने आपका मॉक दे रखा है फ्री वाला, मैं दे के अपना मैं लेवल चेक कर रही थी सर, तो वो तो मैं लूंगी, लेकिन मैं तो ड्यू वाला भी पेपर दूंगी ना, तो हाँ हाँ, इसलिए तो भाई पूछ रही आपको थी आप। सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। DU वाले का जो आप सिलेबस सोच रहे हैं कौन से किताब से पढ़ लें, तो देखो, मैं आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस थिंग कि तुम कौन सा बुक से पढ़ लो, ठीक है? देखो, अगर आपको बेवकूफ़ बनना है तो आप जाके गूगल पर और इधर उधर सर्च करते रहिए सिलेबस पर। हर आदमी अपने हिसाब से तुमको ज्ञान दे दिया होगा, और हर आदमी तुमको कुछ कम से ज़्यादा सिलेबस बता रहा होगा, हर आदमी। तुम देख लो, CUET PG 2024 की वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट पे सिलेबस देख लो क्या दे रखा है। क्या है? CUQP 05 लैंग्वेज है, यही तो है आपका बीएड लैंग्वेज। इनका सिलेबस में देखो क्या लिखा हुआ है। सिलेबस में लिखे हुए हैं कि लैंग्वेज इक्विटेबल आइटम्स फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बस। सिलेबस के रिगार्डिंग इतना ही इन्फॉर्मेशन है भैया। ये तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, सिलेबस के रिगार्डिंग इतना ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है? अब भाई संस्कृत तो बहुत बड़ा है, संस्कृत से कुछ भी पूछ सकते हो। इंग्लिश तो बहुत बड़ा है, इंग्लिश से तो कुछ भी पूछ सकते हो। हिंदी तो बहुत बड़ा है, हिंदी से कुछ भी पूछ सकते हो। तो भाई ये ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि कौन सा बुक है और कौन सा टॉपिक है, कहाँ से पढ़ लें। वहाँ तो बस संस्कृत लिखा हुआ है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर पूछ देगा तो कहते रहिए हम तो फलाना किताब से पढ़ के आए हैं, ठीक है? और टीचर्स भी क्लासेस में पढ़ाते हैं तो एक जनरल गाइडलाइन के थ्रू पढ़ाते हैं। कोई ऐसा बच्चा है क्या जो लैंग्वेज की क्लास में डेली वाइट्स पर? जस्ट स्विच ऑन योर माइक। कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे? सर मैं तरन्नुम। और कोई बच्चा है लैंग्वेज का जो CUQP 05 डेली वाइट्स की क्लास में है? स्विच ऑन योर माइक। यस सर, प्रेजेंट। अच्छा, नीरज। तो तरन्नुम, नीरज, आप लोगों को लैंग्वेज की क्लास में चीज़ें समझ में आ रही होंगी या आई होंगी, यस सर। ठीक है? तो आप लोग ये बात समझ पा रहे हो कि कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक नहीं है, टॉपिक के हिसाब से अपना पढ़ते जाइए, यस सर। यस सर। ठीक है? तो देखिए देखिए अनामिका, जैसे हमारे ये बच्चे एग्जिस्टिंग बैच में है ना, तो इट्स लाइक कि ऐसे नहीं होता है। संस्कृत लिखा हुआ, अब संस्कृत के अंदर जो टीचर बता रहा भैया ये 10 टॉपिक पढ़ो मिनिमम, 11वां टॉपिक खुद से भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? हेलो। तो ये चीज़ है, ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? ये अनामिका, एनीथिंग एल्स, कोई और डाउट आपको? क्विक अनामिका, देन आई विल कम टू वर्षित बंसल। हेलो। जी विप्लव, बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग।
Sir, I am preparing for B.Ed entrance COQ P03, but उसका previous year questions मुझे नहीं मिल रहा है। डेली बाइट्स की ऐप में अवेलेबल है, जाके ले लीजिए। फ्री है ना, कॉस्टली? जी, फ्री है। थैंक यू सर। और हाँ, बहुत से बच्चे ऐप में जाके फीडबैक देते हैं कि ये लोग मेंशन कर रहे हैं फ्री है, ये है, वो है, मिलता नहीं है। अरे जाके भाई ऐप में ढूंढेंगे तो मिलेगा, ठीक है? थोड़ा ऐप में तसल्ली से देखेंगे तो दिखाई देगा कि कहाँ पर फ्री अवेलेबल है, ठीक है? ओके, देन आई कम टू यस अनामिका, आई होप योर डाउट इज क्लियर। देन आई कम टू वर्षित बंसल। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग वर्षित जी, बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत बहुत थैंक यू, आप बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, मैं आपको एक्चुअली 2022 से फॉलो कर रहा हूँ, मतलब बीएड के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन अच्छा, चाहिए ओके, होती है। ग्लैड टू सी यू हियर। हाँ, यस सर, और मैं आपकी पहले क्लास में भी था, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने क्लास ली थी और मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, लेकिन एग्जाम इतना डिले हो गया कि सारा मेरा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो गया। 2022-23 अब में सर पेपर बहुत लेट हुआ था। यस सर, मेरा बस ये क्वेश्चन है कि आपने सिलेबस के रिगार्डिंग यूट्यूब पर वीडियो डाल रखा है यूबीएड के, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपने बताया है, ठीक लेकिन है, मैंने जब सिलेबस देखा वेबसाइट पर तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं था। तो ठीक मुझे है, ये पूछना है क्या वो आएगा, क्योंकि 2024 के पेपर को ही मैंने देखा है तो उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है टीचिंग ठीक एप्टीट्यूड है, का। ठीक है। Yes. देखिए वर्षित, टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ना कभी भी डायरेक्टली नहीं आता है, कभी भी। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछेगा, तुमसे लिख कर नहीं बोलेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। वो तुमसे ये पूछ सकता है कि हिस्ट्री की क्लास में किसी बच्चे को डेट नहीं याद हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? बच्चे को तो जाटा मारोगे, तुमको याद क्यों नहीं होता है, या फिर ये वो, या फिर बच्चे को तुम टाइमलाइन चार्ट बना के दिखाओगे कि देखो भाई, अशोका इंडिया में कब हुआ, चंद्रगुप्त कब हुआ, कब कौन सा वॉर हुआ, क्या हुआ। क्या बच्चे को आप टाइमलाइन चार्ट बना के सब कुछ दिखाओगे ताकि बच्चा ठीक से मेमोराइज कर सके? या बच्चे को नहीं याद हो रहा है तो तुम उसे कान के नीचे दो चाटा मारोगे, कहोगे याद क्यों नहीं हो रहा है, रात में पानी पी के याद करो, उसी बात को 4 बार रिपीट करो और याद करो कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था। तुम क्या ये करने वाले हो कि बच्चे को टाइमलाइन चार्ट बनाओगे, बताओगे कौन सा रूलर कब आया, कैसे आया, ताकि बच्चे के दिमाग में बात प्रिंट हो जाए? तो क्वेश्चन तो है हिस्ट्री का ही, लेकिन ये इनडायरेक्टली अटैच्ड है टीचिंग एप्टीट्यूड से। यस सर। ठीक है, क्योंकि सवाल हिस्ट्री का नहीं है, सवाल ये कि तुम क्लास में हिस्ट्री के बिहेव कैसे करोगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो और अगर आप मेरे साथ, आपकी क्लास हुई है वर्षित? बहुत जी पहले। सर, मैंने 2022 में आपके क्लास ली थी सर, आपने जब हिस्ट्री पढ़ाया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जैसे मान लो, अगर उस समय मैं किसी बच्चे को पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, 2022 में पढ़ाया हूँ कभी, तो मैंने ये नहीं बोला होगा कि आते ही कि भाई लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है या प्रेजेंट में 543 है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग, समझते समझते समझते, ताकि जो डिजिट्स हैं दिमाग में ठीक से प्रिंट हो। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, लिख के सामने रख दो, बच्चा रट लो। रटने के साथ समस्या क्या है कि बाद में आपको दिक्कत आएगी। तो जो इस तरह के टीचर हैं वो क्लास में बिहेवियर भी वैसा ही शो करते हैं फिर पढ़ाते समय। अब ये क्वेश्चन अपने आप में एक टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है कि क्या आप बच्चे को ब्लेम करोगे तुमको याद नहीं है, या फिर आप उसको वापस से एक्सप्लेन करोगे। तो अब क्वेश्चन एक तरह से यार हो गया हिस्ट्री का है, हो गया पॉलिटी का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का ना आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कुछ करना नहीं है। डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाओगे, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा। नुपुर मैम ने पूरा उसमें वीडियो जो बना रखा है, 30 वीडियोज़ का सेट है। सभी वीडियोज़ को 4 से 5 बार देख जाइए। पूछने का ज़रूरत ही नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड पूछेगा कि नहीं, पूछ लेगा तो भी अच्छा, नहीं पूछेगा तो भी अच्छा। पढ़ के रखे रहेंगे तो इस एग्जाम में नहीं, किसी और में टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो बस उतना वीडियो भी देख लेंगे तो भी काम बन जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका। ओके सर। ठीक है वर्षित। एंड सर माय लास्ट क्वेश्चन इज कि सर आपका एक डेली बाइट्स पर मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग एक कोर्स है 3000 रुपीज का। अच्छा, तो मुझे एक वो पूछना, हाँ सर, हाँ हाँ, वो मुझे पूछना था कि आप अगर उस पर न्यू ईयर पर या फिर क्रिसमस पर कोई सेल आएगी तो मुझे जब खरीदना ज्यादा सही रहेगा। मैं वैसे अभी खरीद सकता हूँ, मुझे अच्छा ठीक है, काफी मॉक टेस्ट। अच्छा यस ठीक सर। है। एक्चुअली ना डेली बाइट्स पर ना, मैं शुरू से, आप देखेंगे कभी भी अगर आप इसमें से फॉलो कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स बैच अनाउंस होता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग किसी मॉड्यूल का कोई प्राइस रहता है ना, तो मुझे क्या लगता है कि डिस्काउंट क्या होता है, रेट बढ़ा के कम कर दो, या तो आप, या तो मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूँ तो कम हो रहा होगा। लेकिन आप ऑलरेडी Yes, sir. एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रहे हैं, आप हैंडलर को बोलेंगे ना तो आपको ऑलरेडी 1000 ऑफ करेंगे। ठीक ओके है, सर, डिस्काउंट थैंक की यू बात सर। नहीं है। आप अगर आप प्रीवियसली किसी बैच में एनरोल्ड थे
लेट से 1 साल 2 साल पहले भी, तो भी आपको डिस्काउंट वो ऑफ करेंगे। एक चीज़ आप और नोटिस करिए वर्षित, किसी काम को आपने 2022 में नहीं किया तो देखिए 2023 में पेपर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, 2024 में चेंज हुआ, 2025 में फिर चेंज हो रहा है टाइमिंग को लेकर। ठीक है, हर Yes, साल sir. एक नया रायता फैलते जा रहा है, तो जो काम जितना जल्दी कर लीजिए। जी सर, बिल्कुल। यस सर। चलिए ठीक है, आप वो हैंडलर को बोल दीजिएगा, वो आपको 1999 में ही वो करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, बाकी थैंक यू उनको सर। देख लीजिएगा, वो आपको प्रीवियस वो देखो रिकॉर्ड देख लेंगे, वो खुद ही चेंज कर देंगे। ठीक है, वो प्रोविजन है। ठीक है, हाँ ओके। देन वेलकम Okay, टू sir. मानसी, देन वेलकम टू तरन्नुम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मानसी जी, बताइए। सर मैं एक्चुअली बैच 1 की स्टूडेंट हूँ। जी तो सर मुझे क्लास के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना था कि मैंने परफॉर्मेंस बूस्टर क्लासेस भी ज्वाइन करी थी आपकी, हम्म। तो सर उसका एक्सेस मुझे कब तक मिल जाएगा? यार बैच 1 में तो सबको एक्सेस दे दिया गया है, कुछ 1 2 बच्चे रह गए हैं। आपका 03 Yes, है sir. क्या? सॉरी सर। आपका 03 पेपर कोड है क्या? यस सर, यस सर। अच्छा, इसीलिए लग रहा है क्या 03 का एक्सेस आज दे दिया जाएगा, क्योंकि शायद मुझे पता चला कि 03 के बच्चों को एक्सेस नहीं दिए हम लोग, 04 जी वालों को जी। एक्सेस और दे दिया गया। ठीक है, मिल जाएगा, आजकल में मिल जाएगा। आप बोलिएगा हैंडलर को, आज ही मिल जाएगा। मैं लिख भी ले रहा हूँ। सर ठीक है, मैंने कल उन्हें मैसेज किया था तो उनका रिप्लाई नहीं आया मुझे। हाँ वो कंफर्मेशन नहीं रहा होगा, क्योंकि बच्चों को दे दिया गया एक्सेस, नूपुर मैम देती हैं बेसिकली। ठीक है, और सर मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की क्लासेस भी हाँ थी। हाँ, वो तो आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 1 तारीख से कराया जाएगा। ओके सर, ओके। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 1 तारीख से। एक्चुअली नुपुर मैम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो लीव पर हैं ऑलरेडी, इसी वजह से 03 का एक्सेस भी नहीं दिया गया। वो आपको एक्सेस दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, कल या परसों आपको एक्सेस दिया जाएगा। ठीक है, जी जी सर, तो थैंक उसको यू। लेकर आप चिंता ना करिए, वो हम लोगों को पता है, हमारे रिकॉर्ड में है कि नहीं कराया गया अभी। तो ठीक है यस, ना? वो मैं एक्चुअली काफी टाइम से एक्टिव नहीं थी, तो फिर मुझे लगा क्या पता मैंने मिस कर दिया हो, नहीं नहीं इसलिए। नहीं, करवाया जाएगा, डोंट वरी, करवाया जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अच्छा किया कि आपने यहीं आके कंफर्म कर लिया। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, कि ओपन Okay. सेशन में मेरे से कंफर्म कर लीजिए आप लोग, किसी बच्चे को ऐसा दिक्कत हो तो। जी ठीक जी, है, ओके थैंक ओके, यू सर। हाँ थैंक यू। देन वेलकम टू तरन्नुम, देन वेलकम टू श्वेता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए श्वेता। सर मुझे ना जेएमआई का मतलब परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स लेना था। तो सर मुझे ये पूछना है कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो आपने बोला था कि वो मेजरली मतलब इंग्लिश में होता है, लेकिन सर जो उसमें मतलब कि वर्कशीट और जो मॉक टेस्ट होता है सर, वो भी इंग्लिश में होगा या बाइलिंगुअल? इंग्लिश में, सर प्रीवियस मॉक ईयर टेस्ट पेपर में इंग्लिश वो हिंदी में होगा यार, मॉक टेस्ट भी इंग्लिश में ही है। ठीक है, जामिया वाले में 170 क्वेश्चन पूछता है यार, बहुत ज़्यादा हम लोग उसको जो है। और सर आईपीआरआई का RIE का तो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल होगा उसका? हाँ, और RI का बाइलिंगुअल नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता है पेपर में, इस तरह कोई दिक्कत हो। IP में भी अगर बाइलिंगुअल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 25 क्वेश्चन इंग्लिश का ही आता है उसमें, और बाकी यस का सर। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का है, तो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, एक ही बात है। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं गलत और नहीं सर हूँ मेरा एक क्वेश्चन और था सर, मुझे उसका एक्सेस तो मिल गया है लैंग्वेज का, बट सर जैसे कि ऐप पर तो वो ओपन हो रहा है और मैं उसको मतलब अटेम्प्ट भी कर रही हूँ, लेकिन वेबसाइट पे एक बार मैंने विजिट किया था तो वो चीजें वहां पर ओपन हाँ नहीं हो वो रही, तो वो सेम ही है ना? हाँ कंटेंट सेम है, बस होता क्या है ना, जब आप फोन में ऐप यूज करती हैं तो ऐप वाला चीज ऐप में ही चलेगा, वेबसाइट वाला चीज वेबसाइट में चलेगा, कंटेंट सेम है। ठीक है, ओके बात सर। एक ही है। इनफैक्ट ऐप में ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐप को कंटिन्यूसली हम लोग अपडेट करते रहते हैं कंपेयर टू वेबसाइट। यस सर। और सर मैंने मतलब प्राइस देखा था जेएमआई का, तो सर वहां पे जो प्राइस शो कर रहा है वो अगर हम लेंगे तो मतलब उतने में ही होगा? ऐप में खुद से जाके लोगी नो सर, मतलब कि हैंडलर को अगर हम मैसेज कर दी तो आपको शायद कुछ डिस्काउंटेड होगा, उस पर होगा। नहीं, ऐप में शायद ज़्यादा होगा, हो सकता है। क्या चीज़ लेना है आपको? सर मुझे जेएमआई का ही लेना था। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह? यस सर। आप हैंडलर को पे कर दियो, ऐड कर देंगे। ओके सर। ठीक है, देखो कोई भी बच्चा ऐप में कुछ गलती से पेमेंट कर देता है ना, तो उसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप ऐप में पे करोगे कोर्स ओपन हो जाएगा, तो फिर वो हमारे हाथ में नहीं होता है। क्योंकि बच्चे को क्या लगता है कि ऐप में पे किया तो पैसा सर के जेब में आ गया। नहीं यार, वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, ऐप वालों के चार्जेस, ये सारा चीज़ जो है ना वो लोग खुद डिडक्ट कर देते हैं, हम लोग का पैसा डायरेक्टली नहीं आता है, तो उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा हैंडलर को पे कर रहा है ना, और वो बाद में कुछ अपडेट कराता है, लेट से 24 घंटे में 48 घंटे में कुछ कन्फ्यूजन हो गया है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो आप हैंडलर को ही पे करके ऐड करा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ओके सर। ठीक है, आज जैसे आप लोग, आपको मैं एक बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाऊँ, देखिए क्या है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढते हैं। अब जैसे आपने बोला है तो मुझे याद आया, डेली बाइट्स के वेबसाइट पर ना कोई चाहे तो खुद से रजिस्टर करके
जामिया के 2-3 साल का मॉक शायद ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बहुत पहले जब 2-3 साल पहले वेबसाइट बनी थी तो मैंने उसको अपडेट करवाया था। वो आज भी वैसे ही है, लेकिन बच्चे खुद भी जाके एक्सप्लोर नहीं करते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वेबसाइट पर आज भी वैसे ही होगा। अच्छा, आई गेस कोर्स का ड्यूरेशन ओवर हो गया है। अदरवाइज डेली बैट्स की वेबसाइट पर ना आप जाके डायरेक्टली, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ठीक है, आप डायरेक्टली जाके प्रैक्टिस कर सकते हो उसको। किसी बच्चे को वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करके आप डायरेक्टली यहाँ पर भी ना प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो। आईपीयू का भी होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे पास लॉगिन डिटेल नहीं है अपना, वरना मैं डाल देता। ठीक है, हाँ जी, एक्चुअली डेली बैट्स की वेबसाइट की लॉगिन डिटेल मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं डाल देता। तो आप जाके ना उस पर लॉगिन करके रजिस्टर करके आप चाहो तो प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे पेड शो कर रहा है, उस पर क्लिक करोगे ना तो पीवाईक्यू आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। और कर भी लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना कंप्यूटर पर ही तुमको सब कुछ दिखाई देगा। तो जैसा डेली बैट्स की वेबसाइट पर शो कर रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको जो है प्रैक्टिस भी करना चाहिए। हाँ ये श्वेता, सॉरी, हाँ ये श्वेता, प्लीज स्विच ऑन योर माइक श्वेता। वेलकम टू राहुल। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग श्वेता जी, बताइए। हेलो। हाँ जी श्वेता बताइए। सर मैंने ये सेकंड बैच लिया है, तो सर वो परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स ना अभी तक मतलब एक्सेस हुआ नहीं है, बैच तो वो टू वालों कब को तक दिया होगा? नहीं गया श्वेता, बैच टू वालों को दिया हमारा नहीं गया, बैच टू वालों को दिया नहीं गया फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, 1st of January, ओके। फर्स्ट वीक ऑफ एंड जनवरी, देन फर्स्ट वीक ऑफ सर, जनवरी। सॉरी, फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में किसी डेट को दिया जाएगा। ठीक है, ओके ओके। एंड सेकंड सर, जो आरआई का जो आपका कोर्स है, तो उसका ऐसे जैसे कि डीयू का जेएमआई की क्लासेस चलती है, ऐसे नहीं चलेगी? नहीं देखिए, बिकॉज मैं उसी का वेट कर रही हूँ। ठीक है, देखो श्वेता, जो आरआईई का प्रिपरेशन क्लास है ना, आरआईई का जो सिलेबस है ना बहुत ही सॉर्टेड है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह की तरह बहुत वास्ट, बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारी बातें इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया ना, आरआई का कोर्स एक बहुत लो प्राइस पर बहुत ही सॉर्टेड वे में कर दिया। जैसे आरआई के पेपर में क्या पूछता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है, इंग्लिश पूछता है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पूछता है। टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ देगा 30 नंबर का, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पूछ देगा 30 नंबर का, 20 नंबर का इंग्लिश पूछ देगा। इस तरह का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, 30-30-20, टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर बहुत सॉर्टेड है। तो डेली बैट्स के ऐप में क्या किया गया है कि पूरा सबके सभी टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर, सभी टॉपिक का नोट्स, सभी टॉपिक का मॉक मात्र 2999 में प्रोवाइड कर दिया गया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि आज क्रिसमस है तो शायद ऑफ है उस पर। ठीक है, तो डायरेक्टली डेली बैट्स के ऐप में जाइए और वहाँ पर कोड आई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो शो कर रहा होगा। आप डायरेक्टली ऐप में जाके खुद से उसको परचेज कर लीजिए वहीं पर। वो सबसे बेस्ट है, इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा सॉर्टेड भी है। आरआई का जो डेली बैट्स के ऐप में कंटेंट है बहुत रीजनेबल प्राइस पर बहुत बेहतर तरीके से अवेलेबल है। ये सब जो नॉर्मल DU वाले में होता है ना, इसमें हम लोगों को भी दिक्कत होती है कई बार एडजस्ट करने में। दिक्कत इसलिए होता है, बहुत सारा कुछ पूछता है, पेपर स्ट्रक्चर बहुत सारा। जैसे किसी ने पूछा कि उसकी रीजनिंग की क्लास नहीं हुई, अभी कोई पूछ रहा था ना, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उस बैच में बहुत सारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए क्लासेस कई बार आगे पीछे होती हैं। लेकिन वही जब आरआई पर जाओगी तो बहुत सॉर्टेड देखने के लिए मिलेगा। हाँ, 2999 में अवेलेबल है NCERT आरआई का कोर्स डेली बैट्स के ऐप में। आप जाइए देखिए, सारा आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड सब कुछ अवेलेबल है NCERT। डायरेक्टली डेली बैट्स के ऐप में जाके परचेज कर लीजिए और उसमें सारा कंटेंट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सब अवेलेबल है पूरा। यस, आरआई का पूरा कंप्लीट है, ऐप में जाके ले लीजिए। मैं देख पा रहा हूँ 2999 में अवेलेबल है वो। 2 ही 3 दिन के लिए अवेलेबल है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज 500-700 बढ़ जाएगा उसका प्राइस कुछ दिन बाद। ठीक है, राइट ओके श्वेता? सर, ओके, थैंक यू श्वेता। ओके, देन आई कम टू राहुल। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग राहुल जी, बताइए। सर एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 के लिए। तो मैं इस बार बीएड जो एंट्रेंस है डीओ वाला या फिर और भी यूनिवर्सिटी का, तो दूं या फिर इसी ईयर रहने दूं सर? ये तो आपकी इच्छा है। वो साथ में प्रिपेयर नहीं कर सकते ना सर? यार राहुल, अगर आप यूपीएससी के लिए जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा बैकअप प्लान की क्या ज़रूरत है? क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकअप बनाएंगे तो पैकअप तो ऐसे ही हो जाएगा। तो बहुत यूपीएससी का पेपर देने का आपकी तृष्णा है तो 2 साल पूरा दम लगा के देख लीजिए यूपीएससी में। होता है तो ठीक, नहीं होता है तो अपना ट्रैक चेंज कर लीजिए, फिर पूरे मन से आगे बीएड कर लीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि और एक अगर और मैं बात आपको ये बोल दूं कि जाके अभी आपको बीएड कर लेना चाहिए, हाँ मतलब उससे तो डेली बाइट्स 2 पैसे का फायदा ही है कि भाई बच्चा सोचेगा बीएड करें तो चलें डेली बाइट्स के बैच ज्वाइन कर लें, डेली बाइट्स के कंटेंट ले लें, उससे तो डेली बाइट्स को 2 पैसे का फायदा ही है। लेकिन उससे हट के मैं बात कह रहा हूँ, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सस्टेन्ड वे में ये कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि मैं 2 साल तक केवल यूपीएससी की अपना तैयारी कर लूँ। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे होगे तो 1 साल के अंदर ना यूपीएससी का क्या लेवल होता है, क्या सिलेबस है, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और 2 अटेम्प्ट ऐसा होता है कि आप पर्याप्त मात्रा में अपना लेवल, या लेमैन लैंग्वेज में कहें तो अपनी औकात चेक कर सकते हैं। पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो आप अपना लेवल और वो चेक करिए। अगर 2 साल के अंदर आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है मेरा इसमें हो रहा है या हो सकता है, ऐसा होप आपको दिखता है, फर्जी का होप नहीं, ये नहीं कि कट ऑफ जा रहा है 200 में, कट ऑफ जा रहा है प्री में 105 नंबर और तुम्हारे आ रहे हैं 55, फिर भी उम्मीद है क्या पता अगली बार हो जाए। अच्छा अगली बार पेपर दिए, वहाँ तुम्हारे बन रहे हैं 200 में 60 नंबर, कट ऑफ गया 110 नंबर, क्या पता अगली बार हो जाए। फिर तीसरी बार पेपर दिए, वहाँ कट ऑफ जा रहा है 105 नंबर, तुम्हारे आ रहे हैं पता चले 50 नंबर ही, क्या पता अगली बार हो जाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती है किसी कैंडिडेट के साथ, 2 बार पेपर दोगे तुमको ये समझ में आ जाएगा कि अगर 105 कट ऑफ जा रहा है और मेरे 101 आए हैं, 102 आए हैं, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मुझे अगली बार ट्राई देना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना गैप देख लीजिए, अपना चेक कर लीजिए कि सही तरीके से लेवल कैसे चेक करते हैं। ये ना हो कि घर वालों के दबाव में, समाज को सो कॉल्ड लोगों को खुश करने के लिए, तो 2 साल आप कोशिश करके देख लीजिए, अगर होता है तो ठीक, और नहीं होता है तो उस दिन कंप्लीटली ट्रैक चेंज कर लीजिए। फिर चाहे बीएड कर लीजिए, फिर आपको करियर में जो अच्छा लगे, जो कुछ स्किल सीखना है, कोई हुनर वाला काम करना है, जो सीखना है सीख लीजिए, फिर आप ऐसे कर लीजिए। बस सर, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है सर जी राहुल। कि एक्चुअली सर ये इसके आगे क्वेश्चन ही नहीं है, बिकॉज यूपीएससी करना है तो फिर बाकी चीजें रिगार्डिंग सर इस ईयर करते हैं तो आपका कोर्स खरीदना चाहते हैं, बट थोड़ा फाइनेंशियल देखो राहुल, मेरी बात को बुरा मत मानना, इतना कंफ्यूज बच्चे का यूपीएससी वालों को जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बस आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ढंग से पहले 2 साल कर लो। ठीक है, ये सब ईएड बीएड का झुंझुना छोड़ दो। ठीक है, और मैं उस कैपेसिटी में कह रहा हूँ कि मेरे खुद के सगा बड़ा भाई भी मेरा सिविल सर्वेंट है। ठीक है, तो कैसे उस चीज़ का सिलेक्शन होता है, कैसे उस चीज़ का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, मैं खुद भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैं अच्छे खासे पोस्ट पर सेलेक्टेड रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे उस चीज़ का प्रिपरेशन होता है, कैसे उस चीज़ का सिलेक्शन होता है, नहीं होता है। ठीक है, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में रखता हूँ। तो इससे पहले कि आपकी लग जाए और उम्र का आपका साथ छोड़ने लगे, और क्योंकि जब होगा क्या, जब सिलेक्शन नहीं होता, जब परेशानी बढ़ती है तो दिमाग भी कम काम करेगा फिर। ठीक है, तो बेहतर ये है, अगर यूपीएससी के बारे में यहाँ सेशन में बात कर रहे हैं आप, तो जाके चुपचाप यहाँ से 2 साल तैयारी कर लीजिए। ठीक है, 2 साल तैयारी नहीं करना है, 2 साल मतलब पेपर तैयारी, जितना कुछ यूपीएससी के नाम पे झुंझुना पीटना है कर लीजिए, और उसके बाद फिर सोचिएगा कि करियर में फिर क्या करना है। क्योंकि अगर ढंग से 2 साल आपने यूपीएससी का तैयारी किया होगा तो फिर तो ये बीएड और सीटेट और फलाना चीज़ें, बड़ी चीज़ें नहीं रहेंगी। अदरवाइज ना तो आप यूपीएससी की तैयारी ठीक से करोगे, ना तो आप बीएड ठीक से करोगे। ठीक है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो हाँ, मच। इस चीज़ से बचिए राहुल। ठीक है, बाकी अगर आपकी बहुत तृष्णा है जानने की तो ठीक है, डेली बाइट्स इज नो प्रॉब्लम, आप अभी जाके एनरोल कर सकते हो कि आप अभी प्रिपेयर कर लो और आप 2025 में अपना यूपीएससी का पेपर देना, 2026 में अपना यूपीएससी का पेपर देना, चाहे जो कुछ। अगर आप एक रैंडम सजेशन चाहते हो तो बिल्कुल ठीक है, आप जाके डेली बाइट्स पर कोर्स कंटेंट ले सकते हो अपना, और आप 2026 में यूपीएससी देना चाहते हो तो आप उसको बाद में प्रिपेयर कर लेना, अभी आप बीएड का कर लो। ठीक है, नहीं, मैं सर सोच रहा था इस ईयर मैं एनसीईआरटी पढ़ ही रहा हूँ, तो एक्चुअली साल में सीयूटी का पेपर भी दे दो, डीओ हो रहा है, और आपका मॉक टेस्ट कर लो, इस हिसाब से सोच रहा था सर, बट आपने सजेस्ट किया कि सिर्फ यूपीएससी कर लो। हाँ, मतलब 2 साल आप वो कर लीजिए यार। देखो यार राहुल, मेरे को इससे क्या मिल जाए, कोई बच्चा ज्वाइन कर लेगा डेली बाइट्स पर, तो वो तो एक तो कोई बच्चा पे करता है तो पूरा पैसा कोई मेरे पॉकेट में नहीं आता। डेली बाइट्स के अकाउंट टोटली डिफरेंट चीज़ है, इट्स अ करंट अकाउंट, तो कंपनी के अकाउंट में क्या होगा, 2000 रुपये आ जाएगा। इससे ना डेली बाइट्स से बहुत फ़र्क पड़ेगा, ना डेली बाइट्स अमीर हो जाएगा ना आप गरीब होगे। ज़रूरी क्या है कि भैया तुम प्रिपरेशन करने आए हो, जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 1.5-2 साल उसको लग के दे लो। ठीक है, ताकि जब छोड़ो तो हमेशा एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहे, भैया जितना हो पाया किए, अब हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते पर।
ओके सर, थैंक ठीक यू है। सो मच। हाँ, ये क्लैरिटी आप डेवलप करिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को एक मैं उदाहरण दूं यार, बहुत पहले मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुआ तो वहाँ सैलरी कितनी थी, 45-50 हज़ार से शुरू हो रहा था। इस समय कितना मिलता, 60-65 हज़ार रुपये मिलता मेरे को। ठीक है, अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जब वो छोड़ के मैं इधर काम करना शुरू किया होऊंगा तो उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे होंगे, तभी मुझे लगा होगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और ये लगने के लिए मेरे पास बहुत सारा स्किल, सेल्फ में कॉन्फिडेंस, ये सारा चीज़ चाहिए। नहीं तो हिंदुस्तान में तो युवाओं को क्या है, उनको लगता है सरकारी नौकरी मिल गया तो गंगा नहा लिए, कि भैया जीवन का जितना भी कार्य था उनका संपन्न हो गया। इसी के लिए वो पृथ्वी पर आए ही थे केवल इसी काम के लिए कि सरकारी नौकरी का एग्जाम देना है पास करने के लिए। तो हिंदुस्तान में तो युवा की सोच ये है कि भैया सरकारी नौकरी का पेपर इसलिए देते हैं क्योंकि ऐसी पृथ्वी पर पैदा ही हुए थे, यहाँ पर आए ही थे, लेकिन सरकारी नौकरी में एक बार हो गए तो जीवन संपन्न हो गया। तो भाई मैंने ज्वाइन करके देखा, मुझे ऐसा कुछ फील तो हुआ नहीं। तो विद द टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं इधर बेहतर कर सकता हूँ। तो ये रियलाइज़ करने के लिए मुझे वो पेपर देना पड़ा, मुझे उसका कुछ दिन तैयारी करना पड़ा। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके मैंने उसका टेस्ट लिया, मेरे को समझ में आ गया भैया ये हमको पसंद नहीं आ रहा। फिर मैंने दूसरे जगह ट्राई किया, फिर मैं किसी कोचिंग में गया, वो मुझे 1 लाख रुपए ऑफर कर रहे थे। वहाँ 1 लाख या 70-80,000 रुपीज़ ऑफर कर रहे थे दिल्ली में। ठीक है, तो फिर मुझे लगा यार दिल्ली में रह के 70-80 हज़ार रुपये वो इस पर किसी कोचिंग पर देंगे तो टाइम के हिसाब से बाउंड कर रहे थे मुझे, तो मुझे लगा वो चीज़ नहीं करना है। फिर मुझे लगा कि यार दूसरे मैं ये ट्राई करता हूँ, मैं खुद एक फर्म बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ जो सिर्फ टीचर एजुकेशन के फील्ड के लिए काम करेगी। तो कहने का मतलब है कि कई फील्ड से ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हाँ, हर ट्रायल में एक बात था कि जब जो चीज़ ट्राई करने का मैं पूरा शिद्दत से देख लिया कि मेरे को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही किसी बच्चे पर लागू होता है प्रिपरेशन के लिए भी। बच्चे बीएड का ही पेपर देते हैं तो मैं कहता हूँ 1-1.5 साल का टाइम लेके चलो कि ढंग से पूरा शिद्दत से पढ़ के प्रिपेयर करके इस पेपर को देना है। ठीक है, कि किसी ना तो किसी तरीके से हम लोग मेक थ्रू कर लें, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भैया फिर दूसरा चीज़ ट्राई करो। नहीं हुआ तो कोई कमज़ोर थोड़ी ना हो, कोई अपराध थोड़ी ना कर रहे हो। नहीं हुआ तो नहीं हुआ दूसरा चीज़ ट्राई करो। तो ये माइंडसेट के साथ चलिए, ये नहीं कि वहाँ जा रहे हैं तो बीएड कर लें क्या, बीएड में आओगे सोच रहे हैं यूपीएससी का कोचिंग ज्वाइन कर लें क्या। फिर ऐसे तो भाई आप बस झूला झूलते रहोगे, उधर से इधर से उधर, क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चा जो फुल टू उस काम में लगा होगा वो आपको बीट कर देगा, तब तो तुम पहले ही बहुत हारे हुए मन से कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हाँ सर, थैंक यू सो मच। ओके, देन आई कम टू यशिका। हाँ जी सर मुझे ना ये पूछना था कि जो आपका कंटेंट है बीएड से रिलेटेड यूट्यूब पे, तो उस पे करंट अफेयर से रिलेटेड आपने नहीं बताया कि वो जो रिसोर्स मटेरियल होगा उसमें हमें वो मतलब अवेलेबल तुम्हारा सब्जेक्ट क्या करवाया है? जाएगा या नहीं? हाँ जी, तुम्हारा मतलब सब्जेक्ट जेएमआई बीएड के लिए मैंने एनरोल किया था, तो उसमें तो वो जो जामिया करंट बीएड में अफेयर्स परफॉर्मेंस बूस्टर लिया होगा उसको दिया जाएगा आज नहीं तो कल, अगर इंक्लूडेड होगा तो। नहीं मतलब जैसे जो मैंने देखा था वेबसाइट आपकी यूट्यूब पे, तो उसमें करंट अफेयर्स का नहीं था कि वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस यही पूछती थी क्या वो करंट अफेयर्स भी होगा उसमें रिसोर्स? अगर उसमें नहीं मेंशन्ड है में तो नहीं प्रोवाइड किया हाँ जाएगा, जी, अगर उसमें रिटर्न में मेंशन्ड है तो प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं सर रिटर्न में मेंशन नहीं है, हाँ, तो अगर फिर मेंशन्ड सर नहीं है तो कहाँ नहीं से? प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर मेंशन्ड होगा तो प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, तो अगर फिर करंट अफेयर के लिए पढ़ना हो तो फिर वहाँ पर कैसे प्रिपेयर किया जाए? क्योंकि जैसे आपने बताया था ना अरे सर जब कि जामिया का पेपर आएगा तो करंट अफेयर का हम लोग बताएंगे कहाँ से करना है। ठीक है, 1 महीना पहले ही बताएंगे अच्छा आपको। अच्छा, ठीक है, हाँ जी ठीक है सर, दिल्ली थैंक वाइड यू से बस करंट यही। अफेयर आता है, लेकिन हम लोग एग्जाम से 1 महीने पहले ले आते हैं उसको, क्योंकि एग्जाम किस डेट को होगा पता नहीं होता है। और हाँ किसी जी बच्चे हाँ को जी, जामिया का प्रिपरेशन करना है तो वो बैठ के जो है सोशल साइंस पढ़ने को बजाय अभी से करंट अफेयर लेके परेशान है, तो उसके ऑलरेडी लक्षण ठीक नहीं है फिर, क्योंकि आप पहले उस चीज़ के लिए परेशान हुई जो आप कर सकते हैं। करंट अफेयर महीना भर पहले पढ़ना शुरू करना। हाँ जी सर आपने बताया था तो बस वही पूछ रही थी मैं। हाँ हाँ हाँ, अभी तो तुम वो एरिया से स्ट्रांग करो जो कोर सेक्टर है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, पहले आपको ठीक है सर, स्ट्रेंथन करिए, फिर एक टाइम आएगा करंट अफेयर का तो फिर हम लोग बैठे हैं बताएंगे कैसे करना है भाई। ठीक है। ठीक है सर जी। और देखो करंट अफेयर पे एक चीज़ हम बताएं, जैसे दिल्ली बाइट्स पर कोई आईपी बीएड की मेंबरशिप लेता है तो आईपी बीएड में भी करंट अफेयर पूछता है, तो क्या हम लोग आईपी वालों को करंट अफेयर तुरंत देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों देंगे? हाँ जी क्योंकि आईपी बीएड का पेपर मई में होगा कि अगस्त में होगा पता नहीं। वैसे तो मई में होगा लेकिन एग्जाम कई बार बहुत कारणों से पोस्टपोन हो जाता है, तो किसी बच्चे को पेपर के डेट से ना मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम 9 मंथ का। तो बच्चा क्या करता है, वो टाइम पास करने के लिए जानते हो क्या करता है, वो जाएगा यूट्यूब पे सर्च करेगा करंट अफेयर,
यूट्यूब पर ऐसे ऐसे मास्टर जी लोग हैं कि सुबह उठ के ब्रश भी नहीं करते हैं, कुल्ला भी नहीं करते हैं, पहले एक करंट अफेयर का वो वीडियो अपलोड कर देते हैं। तमाम ऐसे मास्टर लोग जो करंट अफेयर का वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो भाई वो तुम वीडियो तो देख रहे हो, कितना याद करोगे, कितना प्रिपेयर करोगे एग्जाम तक, तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी। और डेली बैट्स का जो करंट अफेयर आता है वो बाद में आता है, तो जनवरी के महीने में हम लोग देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है। तो हमारा करंट अफेयर गिनती का 5 पन्ने का 6 पन्ने का रहता है, केवल शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉपिक्स रहते हैं, तो बहुत लास्ट मोमेंट पर आता है। इतना बात हम बच्चे को समझा नहीं सकते हैं। बच्चा क्या सोचता है कि हम पैसा दे दिए हैं तो पैसा दे दिलाओ करंट अफेयर, तो हमको अभी प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए। पहले तो तुम वो पढ़ो जो श्योर शॉर्ट पूछेगा। कोई IPBED का पेपर दे रहा है तो भाई टीचिंग एप्टीट्यूड है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये सब जो कोर एरिया पहले वो तो प्रिपेयर करो। बाकी का जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का आएगा, तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखो उसको। बाकी का जो कोर एरिया वाला है प्रिपेयर करो। जामिया के पेपर में क्या हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन कम पूछ रहा है क्या कि पहले हम करंट अफेयर ही उठा लें? पहले हम वो सारा कर लेंगे, जब कोर एरिया मेरा हो जाएगा, जब एग्जाम आएगा तो 1 महीने पहले हम देखेंगे कि पास्ट 6 मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसे इश्यूज हुए थे। क्योंकि जो बात आज करंट अफेयर है, हो सकता है कि वो बात 6 महीने में करंट अफेयर का फैक्ट न रह जाए और चेंज हो जाए और तुम कुछ गलत याद कर लो। उदाहरण के तौर पर आज जो चीफ जस्टिस हैं वो अगले 6 महीने में चीफ जस्टिस हो सकता है न रहे। तुम आज चीफ जस्टिस का नाम कुछ और याद की, 6 महीने बाद चेंज होगा। तो जब पेपर का डेट है उससे मतलब पेपर का मान लो लेट से पेपर 22 मई को है, तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 22 अप्रैल तक तुमको 5-6 मंथ का करंट अफेयर मिल जाए। ठीक है? हाँ जी सर, वो बस ये पूछा कि नहीं ये नहीं, बस ठीक है, था मतलब एक क्वेश्चन अप्रोच जो हमारे। रखी प्रिपरेशन का, ये मैं बस कह रहा हूँ। ठीक है? हाँ जी जी जी। ठीक है थैंक ना? यू सर। ओके, थैंक यू। देन आई कम टू प्रिंस यादव, देन आई कम टू देवेश चमोली। यस प्रिंस यादव। हेलो सर। हेलो प्रिंस जी, बताइए। सर उस डीओ में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और बीएड के लिए सीयूटी का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? यस यस, अलग अलग फॉर्म फिल करेंगे आप। ठीक है? ओके। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप चेक कर लीजिएगा कि बीएड में कौन से सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हो रहा है। ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने बीए में क्या कर रखा है ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? सर बीए पोल से। हाँ, तो बीए अगर पॉल साइंस किया तो आपका पेपर कोड है जो सीयूईटी का पेपर देना, COQP 04 बीएड सोशल साइंस। तो आप बीएड सोशल साइंस का पेपर देंगे। अब तुमको मास्टर्स करना है पॉलिटिकल साइंस में, तो एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड कुछ और होगा, उसका पेपर अलग होगा। ओके ओके। ठीक है? ओके, थैंक यू प्रिंस। देन आई कम टू मानसी, देन देवेश। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इस सेमेस्टर कंप्लीट होना था, मगर सर किसी रीजन की वजह से मेरे 2 पेपर छूट गए, तो अब मुझे वो जून जुलाई में देने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो सर उससे मेरा एडमिशन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपियरिंग ईयर में ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? सर अगर एडमिशन रिजल्ट से पहले आ गया तो फिर फॉर्म फिल करना? तो फॉर्म फिल करने में अपियरिंग फिल करोगी, मेरा रिजल्ट अभी आने वाला है। ओके सर, ओके। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 90% नहीं, लेकिन 60 to 70% कैंडिडेट अपियरिंग ही होते हैं मानसी, सबका रिजल्ट नहीं आ रहता है। ओके सर, ओके, थैंक यू। उसमें एक कॉलम रहेगा फिल करने के लिए। ठीक है? हाँ, जी। यस, आई कम टू देवेश। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग देवेश जी, बताइए। सर मैंने ना डीएलएड किया हुआ है, 2022 मेरा बैच था, डाइट से ही किया हुआ है मैंने। हाँ हाँ। और सर मेरा सीटेड भी लेवल 1 मेरा क्लियर है। तो सर मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर मैं आगे मतलब बीएड परस्यू करूँ या फिर अपना मतलब कोई, जैसे मेरे कई फ्रेंड्स मुझे कह रहे थे कि तुम जॉब कर लो कोई, और बीएड वगैरह तुम इग्नू से ओपन कर लो या फिर जामिया से कर लो। तो सर मतलब कंफ्यूजन हो रही है मुझे, मतलब क्या सही है? देखिए, ग्रेजुएशन आपने कर लिया है? कर रहे हैं? यस सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई सर। अच्छा, ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया? कौन सा सेशन है आपका? सर मेरा 2021 to 2024 था। अच्छा, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, देखिए आपकी कोशिश, ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो आपने डीएलएड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप डीएलएड में पीआरटी लेवल पर एलिजिबल रहते हैं, प्राइमरी लेवल पर। तो आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए प्राइमरी टीचिंग के लिए। हाई प्रोबेबिलिटी आपका यही है कि आपका डीएलएड के बेसिस पर ही जॉब लगे, हाई प्रोबेबिलिटी आपके लिए यही है। ठीक है? रही बात बीएड करने की, तो बिल्कुल आपको कोशिश करना चाहिए कि आप रेगुलर से करने के बजाय आप डिस्टेंस से बीएड करिए, क्योंकि डिस्टेंस से बीएड हर कोई नहीं कर सकता है। जो डीएलएड वगैरह पहले से कर रखा है वही लोग डिस्टेंस से बीएड कर सकते हैं। तो इन योर केस यू आर एलिजिबल, तो आपको श्योरली जामिया से बीएड का फॉर्म फिल करना चाहिए डिस्टेंस में।
आपको इग्नू से बीएड का फॉर्म फिल करना चाहिए डिस्टेंस से, और डिस्टेंस बीएड का कोर्स मटेरियल लेना हो तो डेली बाइट्स के ऐप में अवेलेबल है, आप श्योरली जाके ले सकते हैं। यस सर, वही सर मेरे फ्रेंड्स भी मेरे को वही कह रहे थे कि जैसे उनके भी जैसे बड़े भाई बहनों ने जैसे बीएड किया था, तो वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस ये होता है डिफरेंस से कि तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हर आदमी कर ही नहीं सकता है वैलिड। अगर आप डिस्टेंस से बीएड, अगर आपको इंस्टीट्यूट डिग्री दे रहा है उसका, तो बिल्कुल मान्य है सभी जगह, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी ही तय इसी बात पर हुई है क्योंकि आपने डीएलएड फेस टू फेस मोड में कर रखा है। यस सर। तो आप एलिजिबल ही हैं, बाकी के लोग तो एलिजिबल ही नहीं हैं जो बैठे हैं। तो जो एलिजिबल है उसको बिल्कुल जॉब में हर प्रकार से मान्यता है। तो आप अपना प्रिपरेशन वगैरह करिए डीएलएड के बेसिस पर, जाके पीआरटी में जॉब वॉब देखिए, और बाकी बीएड आप डिस्टेंस से भरिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप इग्नू और जामिया से ही फिल करिए। थैंक यू सो मच सर। एंड उसके प्रिपरेशन का कंटेंट डेली बाइट्स के ऐप में आपको मिल जाएगा, इग्नू और जामिया के। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू देवेश। देन आई विल कम टू यशिका, देन चारुल। सर नो मेरा हो गया था, वो बस हैंड रेस करना भूल गई। अच्छा, ओके, यस चारुल, यस प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग चारुल जी, बताइए। सर मैं कह रही थी कि मैं इंडिया में हूँ, तो जनवरी में कोई आईपी का कॉलेज इनटेक ले रहा है क्या, आपको पता है? नहीं नहीं, जनवरी में नहीं लेंगे वो लोग। आप मान के चलिए कि फेब एंड में फॉर्म आएगा, और आईपी का? हाँ, और मई में लगभग पेपर हो जाएगा, मई एंड में इनटेक लेगा वो। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू चारुल। तो चलिए क्लास, किसी और कोई डाउट और क्वेरी, किसी और बच्चे को कोई समस्या? यस अनुप्रिया, क्विक, आपने लेट ज्वाइन किया था, क्विक। हेलो। हाँ जी, बताइए, क्विक। सॉरी सर, थैंक यू फॉर लेटिंग मी जॉइन। हमारी एबिलिटी की समस्या है, तो ये दूसरी एक जी, मुझे पूछना था कि आपने अपने वीडियोस में बताया है कि मेरा सोशल साइंस है, तो आपने बोला कि कवर करने के लिए जो सोशल साइंस वाली लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो काफ़ी रहेगा, ठीक है, जो साइंस जो सब्जेक्ट है, जो जनरल सब्जेक्ट है। लेकिन आपने ये प्रोबेबिलिटी बताई है कि जो रीजनिंग वाले हैं और मैथमेटिक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए हाउ टू बी रेडी, बिकॉज मैंने कभी एग्जाम दिया नहीं है और इग्नोर अब करिए, प्रिपेयरिंग फॉर जी। उसके लिए बस यही प्रिपरेशन करिए, इग्नोर करें, ठीक है। ओके, देन वेलकम टू रिचा। क्विक, रिचा। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, जल्दी आइए मुद्दे पर। हाँ सर मुझे ना 1 ईयर बीएड का पूछना था, जो इसके लिए डेली बाइट्स पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाले में एक लिंक डाला गया है वीडियो का, 4 ईयर 2 ईयर 1 ईयर बीएड का, उस वीडियो को देखिए, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नहीं सर, वो 225 में आएगी या फिर नहीं आएगी, या फिर उसका सिलेबस वगैरह कैसे क्या? ठीक है, चलिए, तो ठीक है, तो आप उस जो वीडियो लेक्चर को मैंने बताया आप उसको रेफर करिएगा। चलिए खैर, सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। हम लोग यहाँ पर केवल उन्हीं टॉपिक्स पर, उन्हीं चीज़ों पर बात कर रहे हैं जो अभी हो रहा है, ठीक है, ना कि 2025 में क्या होगा, 26 में क्या होगा। जब सरकार का नोटिफिकेशन आएगा उस पर, जब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तब उस पर चर्चा किया जाएगा। अदरवाइज़ तो यूट्यूब पर देखते रहिए, यूट्यूब पर तो पिछले 5 साल से 1 साल का बीएड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी इच्छा है कि क्या आप ढूंढना चाहती हैं। बाकी का फिलहाल तो मास्टर्स के बाद 2 ही साल का बीएड होता है। अगर कल को ये लोग अपडेट देते हैं कुछ इससे रिलेटेड, तो श्योरली डेली बाइट्स पर भी उसका अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड डेली बाइट्स के बहुत सारे ओपन वेबिनार मीट, एंड दिल्ली में बहुत सारे, कई बार हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग फ्रीक्वेंटली सेमिनार मीट वगैरह भी कंडक्ट करते रहें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वेबिनार मीट और सेमिनार मीट सेशन ज्वाइन करते हैं तो आप अपने क्वेरीज को अपने पास रखिए, क्योंकि पता है किसी भी क्वेरी को ढंग के तरीके से सॉर्ट आउट करने के लिए ना, वो ऐसा नहीं है कि आपके बैक एंड कॉल पर कोई बैठा हुआ है कि सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर हमको अर्जेंट है, अभी बात करना है। भाई तुमको अर्जेंसी होगी, मुझे अर्जेंसी नहीं है उस बात के लिए। तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको ये बात समझना होगा, और वो प्रॉब्लम नोट करना पड़ेगा तुमको अपने पास, और जब सही समय होगा तब जाके सही व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज यूट्यूब पर देखोगे ना, तो पिछले 7 साल से ये लोग बोल रहे हैं कि इस साल से बीएड 4 साल का होगा, इस साल से बीएड 4 साल का होगा। आज 2025 में भी ग्रेजुएशन के बाद बीएड 2 ही साल का है, ठीक है। तो सही इंफॉर्मेशन का एक जरिया होता है,
सेम बात जब मैंने 2020 में बच्चों को बताई कि नहीं नहीं, ये सब बीएड 4 साल का नहीं होगा, ग्रेजुएशन के बाद 2 ही साल का होगा, तो बच्चे भी भर भर के गाली दे रहे थे, बिना अपना कॉमन सेंस यूज़ किए कि अबे 3 साल का ग्रेजुएशन की हो, फिर तुम 4 साल जाओगे बीएड करने, 7 साल यही करोगे, ज़िंदगी भर यही काम ही है। लेकिन इंडिया में सरकारी नौकरी को लेकर ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि लोग अपना कॉमन सेंस पीछे त्याग देते हैं कि क्या हम ग्रेजुएशन के बाद 4 साल का बीएड करेंगे। आपको पता होगा बहुत पहले इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म बहुत जेन्युइन वे में कंटेंट कवर कर रहे होंगे ना, उनके पास देखोगे ना बहुत बॉम्बास्टिक टॉपिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आप हमसे पूछो तो डेली बाइट्स पिछले 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन डेली बाइट्स का आप ऑनलाइन परफॉर्मेंस देखा करिए, बहुत पुअर है। बहुत पुअर क्यों है? क्योंकि हम लोग इस तरह का बॉम्बास्टिक कंटेंट नहीं कवर करते हैं कि इस साल से बंद हो जाएगा बीएड, अब नहीं किए तो जीवन में पता नहीं क्या हो जाएगा, डीएलएड करके तो बर्बाद हो जाओगे। कुछ इस तरह का हेडलाइन वाले वीडियो डेली बाइट्स पर नहीं आते। आ गया रेलवे में भर्ती, अब बनो सरकारी शिक्षक। ठीक है, इस तरह का बहुत सारे ना बॉम्बास्टिक अपडेट ये सब डेली बाइट्स पर नहीं देखने के लिए मिलता है। जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग हम कहाँ से पढ़ें? अरे तुम हो सोशल साइंस के सीओ के P04 के, तुम पूछ रहे हो रीजनिंग कहाँ से पढ़ें? मैंने कहा इग्नोर करो। अगर पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है तो तुमको सॉल्व नहीं करना, तुम इग्नोर करो भाई। तुम्हारे डोमेन से 70 क्वेश्चन पूछा, तुम पहले वही सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉर्टेड तरीका तो यही है। लेकिन अगर इसी बात पे मैं यूट्यूब पर एक वीडियो बना दूं कि कैसे पढ़े मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग सीओ के P04 के पेपर में, हर सोशल साइंस का बच्चा अबे मैथ भी पूछेगा क्या, अबे रीजनिंग भी पूछेगा क्या, 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा क्या? क्योंकि हमारी फितरत होती है परेशान होने वाली। ठीक है, अरे सीधा सिलेबस उठाओ, सिलेबस में नहीं लिखा है, अब 1-2 क्वेश्चन पेपर में आ गया तो इग्नोर करो। आज से 4 साल पहले जो डीयू का पेपर होता था, कभी नहीं लिखता था कि संस्कृत पूछेंगे, लेकिन कोई बच्चा पेपर देता था तो 2 क्वेश्चन वो संस्कृत का भी डाल देते थे। अब 2 क्वेश्चन संस्कृत का डाल देते तो इसका क्या मतलब? मैं पूरा सोशल साइंस छोड़ के जाऊँ संस्कृत चाटने सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए? अच्छा, मान लो मैं पूरा संस्कृत चाट भी लिया, मैंने पढ़ भी लिया, उस बात की क्या गारंटी है कि 2 क्वेश्चन जो आएगा मैं कर ही लूंगा? तो मुझे पढ़ना तो वो चाहिए ना जहां से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, एटलीस्ट कुछ कम ज्यादा होगा तो मैं 14-15 क्वेश्चन करूंगा। तो किसी भी चीज को पढ़ने और करने का ना एक तरीका होता है। अगर आप वो तरीका छोड़ दोगे तो आप पढ़ने में कितना भी अच्छे रहो, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप इस बात को देखा करिए, कोई बच्चा बहुत एवरेज भी रहता है आपके हिसाब से, तुम्हारा बैचमेट बहुत ऐसे होंगे जो बहुत एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, लेकिन जिंदगी में देखोगे आउट ऑफ द वे परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइफ में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल शेयर करूं, जब मैं बीएड में था तो मेरी बैच की एक टॉपर थी। तो अब मान लो बीएड में हो, बैच की जो टॉपर है, टॉपर होता भाई, उसको अपने कॉलर पे एक अलग फक्र दिखता है, और हमारे टाइप के खुले विचारधारा वाले लोग अलग होते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम टॉपर में हो चाहे बॉटम में, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। हमको दिख रहा था अच्छा ये काम कैसे होगा। तो मैं आई स्टिल रिमेंबर कि मैं उसके पास गया और मैंने बताया कि यार आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोग्राम डेली बाइट्स एंड यू शुड ज्वाइन, और अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेट्स पार्टिसिपेट, और ये वो फलाने का ना। 5-10 मिनट 10 मिनट सुनी मेरे को, फिर कहती यार लंच हो गया ना, मेरे को खाना है, यार ठीक है यार, मैं बस कुछ नहीं, उसने इग्नोर कर दिया मुझे। बताइए, इग्नोर कर दिया। बस हुआ ये कि 6 महीने बाद जब बहुत बेरोजगार थी तो एक दिन मैसेज किया, हाय अभिलाष यार मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तुम क्या बता रहे थे एक बार, कैन आई ज्वाइन योर फर्म? हमने कहा इसके लिए आप हैंडलर को बात करिए, और मैंने हैंडलर ने इंटरव्यू लिया। परसेंटेज कितना था उसका? 82%। ठीक है, फिर वो मेरे ऑफिस में आती थी, मुझे ही सर करना पड़ता था, क्योंकि अपना आप रखे रही है परसेंटेज। ठीक है, सोचिए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा उसको शुरुआत में, लेकिन इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखता था कि उसको कभी इस तरह का दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे टॉपर थी, तो हमको पता था हमारे लिए तो ठीक है, क्योंकि किसी भी नोट्स और मॉक को रिव्यू कराना तो हम उनके पास भेज देते थे कि भाई आप ये लो, आप ये रिव्यू कर दो, क्योंकि जो टॉपर बच्चा है नोट्स और मॉक बैठ के बहुत ढंग से रिव्यू कर रहा है, लेकिन उसको स्टूडेंट के प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, और हम बैठ के दिन भर स्टूडेंट का प्रॉब्लम, दूसरे का मुद्दा, ये मुद्दा वो मुद्दा सुलझा रहे हैं। तो ये आपको ना करियर में आपको अप्रोच वाइज डिफरेंस दिखेगा। तो ये बहुत मैटर करता है, किसी काम को आप करने जा रहे हो तो आपका अप्रोच क्या है। कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसको 10 से 6 महीने 8 महीने मैंने तैयारी किया हो तो क्वालिफाई ना किया हो। जस्ट बिकॉज कि एग्जाम देने से पहले ना 6 महीने पहले ही से मैं माइंड बनाते रहता हूँ क्या करना है क्या करना है क्या करना है। जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड का पेपर दिया था तो उसी साल मैंने यूपी बीएड का पेपर दिया था। मेरा प्लान क्या था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ तो ठीक, नहीं तो यूपी में तो होगा ही होगा। और तुमको पता होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में सेलेक्ट होना ज़्यादा कठिन है,
कंपेयर टू यूपी के बीएड में। लेकिन यूपी का जो बीएड का पेपर दिए उसी दिन पेपर में कुछ मैंने ऐसा रायता फैला दिया कि मेरे यूपी बीएड में आया 36,000 रैंक। और मैं पेपर में क्या दे के सोचने जा रहा था कि अबे कहीं ऐसा ना हो कि पूरे यूपी में मैं टॉप 100 में आ जाऊँ बीएड में, मेरे दिमाग में ये चल रहा था। और पेपर में मैंने कुछ ऐसा ब्लंडर कर दिया, या कह लो कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिला कि 4-5 क्वेश्चन होता है ना कि सडनली आप पैनिक कर जाओ, गड़बड़ कर दिया मैंने। कुछ पैनिक क्या कर जाओ, मतलब कुछ मेरे डोमेन से हट के पूछा और गड़बड़ हो गया, तो रैंक पीछे हो गई। भाई ईगो भी हर्ट हुआ कि अरे ये क्या। लेकिन वही होता है ना कि आपके पास जब वो आपका कैलकुलेशन सही बैठेगा तब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। और हमको तो ऐसे भी जाना नहीं था यूपी बीएड में, तो मेरा तो अच्छा हुआ कि डीयू में हो गया। डीयू में फीस भी कम था, 5,310 रुपये था। अब तो बढ़ गया है फीस दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इन लोगों ने 1,000 रुपये बढ़ा दिया, अब शायद 6,000 रुपये हो गया। मेरे टाइम पे 5,310 रुपये था, तो 5,500 रुपये मेरा फीस था। ठीक है, तो उसमें हो गया। तो कहने का मतलब कि बैकअप वाले में नहीं हुआ और मेन वाले में हो गया। जस्ट बिकॉज कि जब पढ़ने बैठते थे तो डीयू वाले एग्जाम को लेकर ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखते थे, किस तरह का पेपर आता है, क्या पेपर स्ट्रक्चर है, क्या क्वेश्चन है, कितना निगेटिव मार्किंग है, कितना मेरे को करना है, क्या मेरा सब्जेक्ट है, मेरे पेडागोजी में कट ऑफ कितना जाता है। ये बातें समझ में आ रही है। 6 महीने की प्रिपरेशन बहुत है। ठीक है, वहाँ बीएड में क्या बाकी के सारे बच्चों का 80% 90% है। क्यों 80% 90% पाने के लिए कुछ करना नहीं होता है। 2 काम है, टीचर्स का बटरिंग करिए और दूसरा काम ये है कि सारे असाइनमेंट को कलम से घिस घिस के कॉपी करके गूगल से यहाँ वहाँ से सबमिट करिए। ठीक है, तो आप वो कर लीजिए, आपका परसेंटेज 80-90 आ जाएगा। स्किल कुछ है ही नहीं, जब स्किल नहीं है तो जॉब नहीं लगेगा। और देखोगे जिसके पास स्किल है वो जाके गवर्नमेंट जॉब वाले में भी सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी सेलेक्ट हो जाएगा। इसी डेली बाइट्स पर जो लोग जानते होंगे, अगर कोई ऐसा रहा होगा जो डेली बाइट्स के सेमिनार मीट में इस बार आया होगा, आप नुपुर मैम से आपकी मुलाकात हुई होगी। तो नुपुर मैम तो गवर्नमेंट टीचर भी हैं, डेली बाइट्स से भी काम करती हैं, और डेली बाइट्स से मेरी स्टूडेंट रही है। वो मेरे पास नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करने आई थी। मैंने देखा यार टैलेंटेड लड़की है, तो पहले तो हमको लगा अच्छा सिर्फ पढ़ने वाली लड़की है तो सिर्फ पेपर वर्क देते थे कि ये सब सॉर्ट आउट करिए। बाद में हम देखा कि स्किल भी बहुत अच्छा है, तो उसको वहाँ भी गवर्नमेंट टीचिंग में 50-60 हज़ार सैलरी मिलता है, और डेली बैट्स पे जो मिलता है मिलता ही है। ठीक है, और डेली बैट्स पे कोई 8 घंटे नहीं काम करती है, उसके 3 घंटे की वैल्यू कोई मेरा दूसरा टीममेट है जो 8 घंटा काम करता है उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू है। मान लो नुपुर मैम कोई 3 घंटा काम करती हैं, तो जो रिजल्ट वो उस 3 घंटे में प्रोड्यूस करके देती हैं वो कोई अगला आदमी 8 घंटे भी काम कर रहा होगा तो उतना नहीं प्रोड्यूस करके देता है। वैल्यू ऑफ द टाइम, वैल्यू ऑफ आवर वर्क। ठीक है, मेरे को भी ज़्यादा बात नहीं करना पड़ता है, 10 ही मिनट समझाते हैं, अरे यार नुपुर देख रहा ये मसला था, ये बच्चों का जरा देख लो। ठीक, जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि सर मेरा COQP 03 का है, हम डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में हैं और 03 का परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स का हमको एक्सेस नहीं दिया गया है। ये बात मुझे सेशन में पता चली है। मुझे कुछ नहीं करना, जैसे मैं नुपुर मैम को बोलूँगी तो वो बताएंगे कि सर 03 का एक्सेस किस कारण से नहीं दिया गया या नाम नहीं आया था उनका हैंडलर के पास से, थोड़ी देर में एक्सेस दे दिया जाएगा। तो प्लेटफॉर्म का ना बहुत कोर मुद्दा वो सुलझा रही हैं। ठीक है, तो वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि स्किल से उनका सैलरी डिफाइन हो रहा है, तो स्किल से जॉब सिक्योरिटी भी है। समझ रहे हो, ऑलरेडी दूसरी जगह जॉब में हो उसके बाद भी डेली बैट्स भी उनको कैरी करता है। क्यों कैरी करता है भाई, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, और वो भी डेली, और क्यों, क्योंकि वो भी डेली बैट्स भी बहुत वैल्यू करती है, क्योंकि सारा कुछ काम करना और सब कुछ उन्होंने मेरे साथ मेरे अंडर में रह के सीखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है। तो स्किल भी आपके लिए बहुत मैटर करता है। सस्टेन में आपको कहीं पर भी लग कर देखना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो तो आपको एग्जाम का अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़े से होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है मेरे पास कोई फैकल्टी हो, लेट से कोई ऐसा फैकल्टी है जो कॉमर्स पढ़ाता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ कॉमर्स तक है। लेकिन अगर मैं अभी डेली बैट्स के हैंडलर से बात करूँ ना, या नुपुर मैम से बात करूँ, ऑर्गेनाइजर से बात करूँ ना, तो मैं बोलूँगा ना कि यार BHU में तो 03 है नहीं, तो उनको एकदम क्लियर है कि BHU में कौन कौन सा पेपर कोड है और BHU में 03 क्यों नहीं है और क्यों सर ऐसी बात कर रहे हैं, उनको एकदम क्लियर है। मैं बोलूँगा ना जामिया में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का क्लास जो है 2 दिन बाद शुरू होना, तो उनको समझ में आएगा कि जामिया में क्लास क्यों शुरू होना है। ये बात कॉमर्स वाले फैकल्टी को नहीं समझ में आ रही। कॉमर्स वाले फैकल्टी को केवल कॉमर्स समझ में आ रहा है क्योंकि वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट में अच्छा है। ठीक है, तो जैसे मैं भी 5 साल से काम कर रहा हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, काम किए हैं, कुछ लोग 5 साल से कर ही रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग आए गए फिर आए, फिर ये सारी चीज़ें हैं, तो उससे एक जॉब का भी स्किल डेवलप होता है। ठीक है, तो आपको इन्हीं बातों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने से पहले। अदरवाइज परेशान होते रहिए कि क्या इस सेशन में एडमिशन हो रहा है बीएड में, क्या जुलाई में हो जाएगा, क्या जनवरी में हो जाएगा, भाई फिर डिग्री लेने के बाद घूमते रहोगे। ठीक है, तो जब तक आप निजी प्रॉब्लम्स को थोड़ा पीछे छोड़ के
प्रोफेशनल प्रॉब्लम को नहीं सुलझाओगे तब तक जो है चीज़ें कुछ बेहतर आपके आगे नहीं बनते हुए देखने के लिए मिलेंगी। और कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि कुछ चीज़ों को इतना बेहतर बनाएं कि आपको पीछे करने के लिए, ठीक है, बहुत तरह का लोग साजिश करने लगे। ये नहीं कि जो है अभी आपका लेवल कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान हो रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। हम आकर ये बात बोलते हैं कि जो है, अगर हम आके ये बात बोलते हैं कि लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर हम आके ये बात बोलते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो समझ रहे हो, ये बताने में भी बहुत फक्र महसूस होता है कि वेल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और इस लेवल का एहसास भी नहीं रहता है कि हम बैठे हैं बीएड के सेशन में। इसमें गलत कुछ नहीं है, गलत ये है भाई 2 साल में कोशिश करके देख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ये तो फैशन बन गया है ना आजकल, तो यूपीएससी की तैयारी फैशन बन गया है। ग्रेजुएशन की वो फलाने की, फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फैशन बन गया है। 2 साल 4 साल उसमें खप जाए तो कोई कुछ कहता भी नहीं है सोसाइटी में, भैया यूपीएससी है, इसमें तो समय ही लगता है, ये कह करके। तो ये चीज़ है। तो मतलब बीइंग अ कैंडिडेट आपको इस बात पर मतलब कि सस्टेन्ड वे में कोशिश करते रहना चाहिए, और अपने गोल को लेकर इतना क्लैरिटी रखो भैया कि आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं, लोगों को मतलब लिटरली साजिश करना पड़े आपको रोकने के लिए। ठीक है, चलिए खैर, फिर थैंक यू, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू ऑल इन द अपकमिंग सेशन। एंड 2025 में दिल्ली बाइट्स के जॉब रेडी स्किल्स के भी बहुत अच्छे स्किल के सेशन शुरू हो रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल और रीजनेबल प्राइस पर है। आप लोग वो भी चाहें तो आने वाले समय में उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जब भी दिल्ली बाइट्स पे जॉब रेडी स्किल का अनाउंसमेंट होगा तब। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।